जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट लेक्चर फॉर द समरी फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा समरी का ओवरव्यू दे देता हूं मेरे लाल। ये जो समरी है हमने सेक्शन वाइज बना रखी है। सर याद रहे तो भी ठीक, नहीं याद रहे तो भी ठीक। पेपर में तो लिखोगे अगर याद है। दूसरा, कहां से कहां तक के सेक्शन है सिलेबस में हमारे पास? सेक्शन 124 से कहां तक जाएंगे? 238। ये टोटल पोर्शंस 27 पेज में तुम्हारा कवर हो चुका है। उसके बाद सर ये जो समरी है डायग्रामेटिक नहीं है, एक एक चीज इसमें लिखी हुई है जो तुम मेन नोट्स में पाओगे। जैसे मेन नोट्स को बच्चा फॉलो करता है बेयर एक्ट के कारण, तो जो बेयर एक्ट वहां पे है, जो एग्जाम्पल्स वहां पे है, जो केस स्टडीज मेन नोट्स में है, एक एक चीज आपको यहां पर मिल जाएगी, बस शॉर्ट फॉर्म में। पेपर के लिए वैसे भी हमने पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स के सारे हमारा काम चल जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 12 नंबर के लिए अप्रॉक्स 10 से 15 नंबर के बीच का आपका कौन सा एक्ट खेलता हुआ पाया जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं प्रेफर कीजिएगा, साथ साथ क्या पढ़ते रहेंगे? मेन नोट्स। जो बच्चे ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर चुके हैं वो सिर्फ समरी से पेपर में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करें, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला एक्ट कौन सा करने जा रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें हम पहला टॉपिक कौन सा उठाने जा रहे हैं? इंडेमनिटी एंड गारंटी, जिसमें पहला सेक्शन 124 किस बारे में था? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता था? लॉस की भरपाई, मेक गुड द लॉस, जनरल मीनिंग था। तो जब मैं बेयर एक्ट पे आया 124, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बेयर एक्ट भी लिख रखा है। अगर बच्चा कहते हैं मुझे सेम टू सेम बेयर एक्ट लिखना है, पेपर में याद रखना है, वो भी आपको यहां पर सारा अवेलेबल रहेगा। क्या कहता था? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, एक बंदे ने दूसरे को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को लॉस से बचाऊंगा। जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें प्रॉमिस किया कि वो तुम्हें लॉस से बचाएगी, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इंडेमनिटी का। तो इसका बेस क्या रहेगा? तुम्हारा लॉस से बचाने का प्रॉमिस। अब लॉस के कारणों पर आते हैं। लॉस का कारण क्या रहता है? आइदर कारण प्रॉमिसर हिमसेल्फ और एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन। तो इसी से इंडेमनिटी की डेफिनेशन फ्रेम हो जाएगी। क्या डेफिनेशन रही? अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी promises the other to save him from loss caused to him by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person। इसी के साथ दिमाग में एक चीज आती है, ऑब्जेक्टिव अगर आए तो एक्ट ऑफ गॉड हमारी डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। किसके लिए ये पॉइंट? एमसीक्यू के लिए। एक्ट ऑफ गॉड हमारे यहां पे डेफिनेशन में कवर है कि नहीं है? नो सर। लेकिन हमारा जो इंडेमनिटी की डेफिनेशन वाला पॉइंट है, हम कहां से अपनी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। बहुत छोटी डेफिनेशन है। इंग्लिश लॉ की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। हमने कौन सी डेफिनेशन को बेस रखा हुआ है? जनरली मानते हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन को है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या हम इंग्लिश लॉ की डेफिनेशन को भी उठा सकते हैं? ये बातें हम कहां पढ़ चुके हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, फॉरेन लॉ तभी रेफर किया जा सकता है। फॉरेन की केस स्टडीज को अगर सेम लाइन वगैरह पे है, याद आया? तो सर हमने यहाँ पे किसकी डेफिनेशन को रेफर कर रखा है? इंग्लिश लॉ की। जब हम मीनिंग की बात करेंगे, पढ़ते हुए कौन सी डेफिनेशन है हमारे पास? इंडियन लॉ। जब मीनिंग की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या यूज की जा सकती है रियल लाइफ में? इंग्लिश लॉ। अब आते हैं इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स के इंडेमनिटी में आते हैं। यस सर, उससे पहले छोटी ये डेफिनेशन याद हो गई है? जल्दी बताइए। यस सर, आगे आइए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। और सर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। यस सर। कौन से वाले होते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये वो सब होना चाहिए। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये? कॉन्टिंजेंट। लॉस की भरपाई तभी होगी अगर लॉस होगा, लॉस ही ना हुआ तो भरपाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब फिर से सर इसमें दो पार्टीज होती थी ना? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें S1 को प्रॉमिस किया। पहला केस जनरल इंश्योरेंस का, दूसरा केस लाइफ इंश्योरेंस का।
व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड, इसको क्या बोलते थे? इंडेमनीफायर, आग मत लगा देना फायर करके। दूसरा ये कौन था? इंडेमनिटी होल्डर, और इसको इंडेमनीफायर की जगह इंडेमनिटी प्रोवाइडर भी कहा जाएगा। आप इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे देते हैं, प्रीमियम दे देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने S1 को बदले में क्या दिया? सिर्फ प्रॉमिस। इसकी परफॉर्मेंस कब होएगी? जब लॉस होएगा। कल को इसकी गाड़ी का नुकसान हुआ, कंपनी क्या दे देगी? पैसा, और ये गाड़ी को ठीक करवा लेगा। सर गाड़ी जल गई, खत्म हो गई, तो कंपनी पैसा दे देगी, नई गाड़ी खरीद लेगा। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी की डेफिनेशन में आएंगे, क्योंकि लॉस की भरपाई की जा सकती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वाले इंडेमनिटी में नहीं आएंगे। लाइफ इंश्योरेंस पैसा ही तो मिलेगा, इंसान तो वापस नहीं आएगा, तो लाइफ के लॉस की भरपाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट आइए, लॉस ओकेजन बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसी कवर्ड है, एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड इज नॉट कवर्ड। किसमें? 124 में। तो ये सिर्फ किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एमसीक्यू के लिए। जबकि आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट देखिए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्लियर, क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है? यस सर। किसी और पर्सन की गलती है, कुछ भी क्लेम मिलता है ना? हाँ, तो वहां पे ये चीजें कवर हो जाती है रियल लाइफ में, लेकिन हम अपनी डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। उससे पहले व्हाट इज द इवेंट जिस पर परफॉर्मेंस बेस्ड है? बोलो। हैपनिंग ऑफ लॉस। लॉस होगा तो परफॉर्मेंस होगी, लॉस नहीं होगा तो कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी। दूसरी चीज इसमें हमने पढ़ा था, जैसे ही लॉस होगा, हैपनिंग ऑफ लॉस इज इक्वल टू लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर अराइजेस, वैसे ही इंडेमनीफायर की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। क्लियर? पहले होता था कि सर जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो लायबिलिटी आएगी, जब लॉस की पेमेंट हुई तब लायबिलिटी आएगी, लॉस की कंटिंजेंसी हुई ना। वेन एवर लॉस बिकम्स सर्टेन, मुझे पता लग चुका है कि इतना लॉस हो चुका है, साथ ही किसकी लायबिलिटी आ जाएगी? इंडेमनीफायर की। इसके बाद हमारे पास टॉपिक्स है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। सेक्शन कौन सा? 125। ये राइट्स कब मिलते हैं? व्हेन स्यूड। किसको स्यू किया गया? इंडेमनीफायर को। कौन स्यू करेगा? इंडेमनिटी होल्डर। जैसे कि आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रही है, तो उस केस में आप इंश्योरेंस कंपनी को स्यू करते हैं, तो आपके पास क्या क्या क्लेम करने का अधिकार है? 3 चीजें थी। क्या थी? DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। D was for damages, S is for sum paid as compromise, and C was cost of suit। इसके लिए मैंने बोला था आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, कौन सी? प्रिंसिपल और एजेंट की। कल को एजेंट ने पैसे लेने हैं प्रिंसिपल से, तो वो कौन कौन से पैसे डिमांड कर सकता है? अगर उसको क्या हुई? कोई डैमेजेस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्रिंसिपल के कारण। दूसरा सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज। तीसरा कॉस्ट ऑफ सूट। इसको हमने कैसे याद किया था? अगर याद हो, सर एजेंट ने प्रिंसिपल के ऊपर केस फाइल किया, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? आइदर द एजेंट विंस, हाँ या ना? जब जीतेगा तो क्या मिल गई? सिर्फ कॉस्ट ऑफ सूट, हाँ या ना? दूसरा ही लूजेस, फिर तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, हाँ कि ना? जब जीतेगा तो क्या मिली मेरे लाल? कॉस्ट ऑफ सूट प्लस क्या क्लेम करेगा ये प्रिंसिपल से? डैमेजेस। सही है। थर्ड केस है कॉम्प्रोमाइज, हाँ या ना? आवाज? अगर एजेंट ने किसी के साथ, थर्ड पार्टी ने एजेंट के ऊपर केस फाइल किया, थर्ड पार्टी ने एजेंट के ऊपर केस फाइल किया, और एजेंट को क्या करना पड़ा मेरे लाल? कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज, उस केस में वो ये कॉम्प्रोमाइज के पैसे प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है? यस सर। क्लियर? आवाज? अब मैं सूट वाली एग्जांपल को मैं दोबारा बताना चाहूंगा। सूट कौन किस पे फाइल कर रहा है? थर्ड पार्टी किस पे फाइल कर रही है? एजेंट पे, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मैंने आपको कोई लॉस की भरपाई करने का प्रॉमिस कर दिया, थर्ड पार्टी ने आपसे उसी लॉस की रिकवरी कर ली। जिस इवेंट का डर था वही हुआ। आपने किसी के पैसे देने थे, मैंने बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल को लॉस होएगा तो मैं दूंगा। सामने वाले ने पैसे डिमांड कर लिए, कोई डैमेजेस डिमांड कर ली, तो सामने वाले इस केस में अगर तो एजेंट जीत गया, अब मैं रिवर्स कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये जो पड़ा है, अगर एजेंट जीत गया तो थर्ड पार्टी को कुछ पे करना है? जल्दी बोलो यस और नो। अगर एजेंट के ऊपर थर्ड पार्टी ने केस फाइल किया कि मुझे क्या क्या दे दे, ये तीनों चीजों में से कुछ भी देने के लिए केस फाइल किया, एग्जाम्पल वो ट्रेडमार्क वाली उठा लीजिए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। मैंने आपको गुड्स बेची, नाइकी की नहीं थी, नाइकी वालों ने छापा मारा और तुम्हारे से गुड्स रिकवर कर ली, ये वो उन्होंने तुम्हारे ऊपर केस फाइल कर दिया। तुम किसके कारण फंसे? मेरे कारण। हम दोनों के बीच कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इंडेमनिटी का। मैं तुम्हारे लॉस की भरपाई करूंगा। अब केस के 3 आउटकम होंगे, ये हो गया हमारा नाइकी, ये हो गया हमारा S1। या तो तुम क्या हो जाओगे? जीत जाओगे, या तुम हार जाओगे, या क्या होएगा? कॉम्प्रोमाइज। दिमाग चेंज हो गया, क्या क्या करना है? अब आओ पहला केस, अगर तुम जीत गए, क्या तुम मुझसे कोई पैसा डिमांड करोगे? यस और नो। अगर तुम जीत ही गए नाइकी वालों से केस, फिर क्या तुम्हारा कोई नुकसान हुआ? नो सर। फिर तुम मुझसे कुछ क्लेम करोगे? नो सर। अगला केस, सर नुकसान हुआ, हम केस हार गए। जब तुम केस हारे, तुम्हें नाइकी वालों को क्या पे करनी पड़ेंगी? डैमेजेस और कॉस्ट ऑफ सूट। तुम वो किससे रिकवर करोगे? प्रिंसिपल से। क्लियर टू ऑल? एंड लास्ट, तुम नाइकी वालों से जाकर कॉम्प्रोमाइज कराए। क्या कॉम्प्रोमाइज मेरे से पूछ के किया था? कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमेशा इसकी परमिशन चाहिए, इसकी परमिशन के बिना कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो अगर तो तुमने परमिशन ली थी, फिर मैं कॉम्प्रोमाइज के पैसे दूंगा। अगर परमिशन नहीं ली थी, फिर मैं कॉम्प्रोमाइज का कोई पैसा नहीं दूंगा। समझ तो नहीं आया? क्लियर टू ऑल? आवाज? तो क्या क्या क्लेम कर सकते हो? DS से सबसे पहले प्रिंसिपल से क्या क्लेम करोगे? डैमेजेस। डैमेजेस कब पे करनी पड़ी? जब हम केस हार गए। क्लियर? इसके लिए प्रिंसिपल की परमिशन की जरूरत है? नो सर। अगला केस, कॉस्ट ऑफ सूट कब रिकवर करोगे? या तो हमने केस फाइल किया या केस डिफेंड किया, इनके लिए एक बार प्रिंसिपल से पूछा गया। प्रिंसिपल यहां पर मैं किसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं? इंडेमनिटी होल्डर के लिए। हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बच्चे जागते हुए पाए गए। इंडेमनीफायर के लिए, अबे जो मेरे को नुकसान का पैसा देगा। थर्ड, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रिंसिपल की परमिशन की जरूरत है? यस सर। ये पेपर में ना क्वेश्चन आ चुका है, गरीब सा आ गया तो तुम्हारी मौज है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड? स्यूड कौन कर रहे इसको? बाय थर्ड पार्टी। क्लियर? अब आइए डैमेजेस। डैमेजेस में क्या वर्ड आया? कंपेल्ड टू पे। ही कैन क्लेम ऑल द डैमेजेस विच ही वॉज कंपेल्ड टू पे इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे कहते हैं यार सर आपने इतना लिख दिया डैमेजेस, पेपर में क्या लिखूंगा? ही कैन रिकवर डैमेजेस। ना मेरे लाल, मैंने सारा कुछ ही लिख रखा है। क्लियर? बताइए अब। ही कैन क्लेम ऑल द डैमेजेस विच ही इज कंपेल्ड टू पे। कौन से मैटर की? फॉर द मैटर कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फिर आइए सम पेड एज टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा अगर इंडेमनीफायर ने तुम्हें अथॉरिटी दी थी। इंडेमनीफायर ऑथराइज्ड द इंडेमनिटी होल्डर टू मेक द कॉम्प्रोमाइज। पहला केस। क्लियर? दूसरा, ये तो हो गया डायरेक्ट वाला। दूसरा, आपको उसने मना नहीं किया था। किसने मना नहीं किया था?
इंडेमनिटी होल्डर ने कॉम्प्रोमाइज करने से, प्लस यू एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन एज यू हैव एक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये लाइन लिखने का क्या मतलब था मैं बता देता हूं फिर से। कल को आप लोग को पता था कि हाँ इंडेमनीफायर पैसा दे तो देगा ही, वो याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम डैमेजेस क्लेम करते थे। मैंने तुम्हें गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि 5 लाख में सप्लाई कर दूंगा, ड्यू डेट को मैं मुकर गया, तुमने बाजार से गुड्स खरीदी 6 लाख की, मैं तुम्हें कितने पे करूंगा 1 लाख रुपए। याद आया? इसमें भी वर्ड आता था इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू मिटिगेट द डैमेजेस, डैमेजेस को मिनिमाइज करें। इसमें सर मिनिमाइज, अब तुम जानबूझ के खुंदक निकालने के लिए शोरूम से 5 लाख वाली गुड्स 15 लाख की ले आए, क्या मैं 10 लाख के लिए लायबल हूं? नो सर, यू शुड हैव एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। तो यहां जब कॉम्प्रोमाइज की बात आ रही है, तुम्हें लगा चल यार कॉम्प्रोमाइज के पैसे प्रिंसिपल दे तो देगा ही। हाँ जी, कितना टोटल सम ड्यू है जी? 10 लाख रुपए। बोलो तुम कितने में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? कह रहा 8 लाख। कह रहा ठीक है डन। यही अगर तुम्हारा हो तो 8 क्यों भाई साहब? मैं तो 4 दूंगा, मैं तो 3 दूंगा, मैं तो 2 दूंगा। उसी तरह से एक्ट करना जैसा तुम एक्ट करते इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हाँ जी, 2 पॉइंट्स कॉम्प्रोमाइज का पैसा क्लेम करने के लिए, आइदर अथॉरिटी थी या फिर कॉन्ट्रावेन नहीं किया तुमने उसके ऑर्डर्स को, और तुमने कैसे एक्ट किया? एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एज यू वुड हैव एक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फिर आया कॉस्ट विच यू आर कंपेल्ड टू पे, किसके लिए? इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग द सूट। ये भी कब क्लेम कर पाओगे? शुरू हो जाओ। व्हेन यू कैन क्लेम दीज, व्हेन, हाँ शाबाश, व्हेन द indemnifier authorize you to bring or defend the suit. शाबाश। When the indemnifier authorizes you to bring or defend the suit. Next, और दोनों में और है, दोनों में से कोई एक भी काम, और you did not contravene the orders of indemnifier and acted as a man of blah blah blah। खत्म। क्लियर? 3 राइट्स क्लियर हैं। डैमेजेस के लिए क्या अथॉरिटी वगैरह होनी जरूरी है? नो, यू कैन क्लेम ऑल द डैमेजेस विच यू वर कंपेल्ड टू पे। नेक्स्ट आइए, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले है, आपने सर हमें ये तो बता दिया कि इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स हैं, लेकिन किसके राइट्स की बात नहीं की? जो सामने है इंडेमनीफायर। तो वो कहता है यार उसके राइट्स सेम होंगे जो किस सेक्शन में? सेक्शन 141। मतलब इंडेमनिटी होल्डर के पास जो जो सिक्योरिटी होगी वो क्लेम कर लेगा कौन? इंडेमनीफायर। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर केस फाइल किया, आपके पास थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटीज पड़ी थी, तो वो सिक्योरिटीज आप किसको दे दोगे? अब इंडेमनीफायर। समझ आया? नेक्स्ट आइए, फायर मेरीन, मतलब जनरल वाली तो कवर्ड है लेकिन लाइफ वाली कवर्ड है लास्ट। इंडेमनीफायर कांट स्यू थर्ड पार्टी इन हिज ऑन नेम। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट था, लिखा हुआ तुम्हारे नोट्स में सब कुछ है। क्या मतलब है सर? इंश्योरेंस कंपनी S1 मैं निकला, गड्डी लेके मोड़ आया, किसी को मैं सड़क पे तोड़ आया। नाउ S1 ने मिस्टर X को ठोक दिया यहां पे। क्लियर? इसका लॉस हुआ, हाँ या ना? ये कौन बन गया? थर्ड पार्टी। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट किन 2 पार्टीज के बीच हो रखा है? इंश्योरेंस कंपनी और S1। क्लियर? अब किसने लॉस की भरपाई करनी है? इंश्योरेंस कंपनी। लॉस क्या है? किसकी? डेंटिंग पेंटिंग। मिस्टर एक्स की भी डेंटिंग। थर्ड पार्टी का लॉस भी कवर्ड होता है मेरे लाल। इंश्योरेंस में तुमने जो गाड़ी ठोकी वो भी, थर्ड पार्टी का नुकसान हुआ वो भी कवर होता है। चलिए लंबी कहानी है लेकिन अभी के लिए समझिए। कल को इंश्योरेंस कंपनी ने किसकी गाड़ी ठीक करवा के देनी है? एक्स की। ही हैज बिकम अ बेनिफिशियरी, अ ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड इन हिज फेवर।
तो इस केस में चाहे ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्टिल ये क्या कर सकता है, थर्ड पार्टी डायरेक्टली पैसा किससे क्लेम कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी से। आया समझ? नाउ नेक्स्ट, अब मिस्टर एक्स ने भी खुंदक में S1 की कार को ठोक डाला कुछ दिन के बाद। अब लॉस की भरपाई किसको करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी को। क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसा एक्स से क्लेम कर सकती है, आंसर इज नो। अब पढ़िएगा, इंडेमनीफायर इंश्योरेंस कंपनी can't sue third party in his own name, but a third party सीधा इंश्योरेंस कंपनी को स्यू कर सकती है इन केस ऑफ लॉस। रिसेंटली इसके एमसीक्यू भी लॉन्च किए गए थे। ए ने बी को बोला कि कल को सी के एक्शन के कारण, क्या बोला सर, आइए, ए ने बी को प्रॉमिस किया, इंडेमनिटी हुई इन दोनों के बीच। वो इंडेमनिटी लिखता नहीं है, वो सिर्फ बोलता है। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि कल को तेरा सी के कारण अगर कोई नुकसान हुआ मैं भरपाई कर दूंगा। ठीक सर। फिर कल को सी ने एक्शन लिया बी के ऊपर, बी पैसे नहीं दे रहा, क्या सी ए से रिकवर कर सकता है? यस सर। समझ आया? ये कौन है जिसने लॉस को भरपाई करने का प्रॉमिस किया? इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम सी? नो सर, बट कैन सी क्लेम द अमाउंट फ्रॉम इंडेमनीफायर? यस सर। क्लियर टू ऑल? ये हमारा कौन से दो सेक्शन खत्म हो गए, शाबाश। कौन कौन से दो? 24 एंड 25। क्या पढ़ा 24 में बिना देखे? शाबाश। Contract of indemnity means a contract in which one party promises the other to save him from loss caused to him by the conduct of the promisor or any other person. और जब आप आए rights of indemnity holder when sued, rights of indemnity holder when sued में क्या था? DSC, damages. He can claim all the damage which is compelled to pay under the matter covered by indemnity contract. Then S is sum paid as कॉम्प्रोमाइज, जो भी आपने सम पे किया कॉम्प्रोमाइज में वो क्लेम कर सकते हो अगर इंडेमनीफायर ने ऑथराइज किया था और डिड नॉट कॉन्ट्रावीन द ऑर्डर्स एंड एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देन लास्ट इज सम पेड एज कॉस्ट ऑफ सूट। हाँ जी बताइए, कॉस्ट ऑफ सूट में क्या? ऑल द सम विच यू हैव कंपेल्ड टू पे ब्रिंगिंग इन और डिफेंडिंग द सूट। क्लियर? फिर वही दो कंडीशंस। अब बस इतना बताइए, क्या सारे एमसीक्यू यहाँ पे कवर हो रहे हैं? यस सर। एग्जाम में अगर ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, क्या इतनी चीजें काफी हैं? जल्दी बोलो, यस और नो? नो। एक छोटा सा पैराग्राफ गिफ्ट रैप के तौर पर बेटा आया था, क्या वो था? दीज आर द राइट्स in the case when indemnity holder is being sued. Apart from this, he has other rights also. पैरा लिखवाया गया? yes और no? चलिए कोई बात नहीं, ये भी देख लीजिएगा, क्वेश्चंस पढ़े हैं आपके नोट्स में ना, उनमें मिल जाएगा। क्लियर? चल नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में बात करता था सर? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? मैं वो फैंसी सी डायग्राम फिर से बना के बता रहा हूं। तुमने लोन लिया, S1 ने लोन लिया बैंक से, और तुम्हारे एक लांती फ्रेंड ने तुम्हारी गारंटी दे दी। पार्टीज के नाम बताते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डेटर। ये हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर। ये कौन है? श्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बैंक और क्रेडिटर पहले पैसा किससे क्लेम करेगा? प्रिंसिपल डेटर। अगर उसने डिफॉल्ट किया तो वो
श्योरिटी से क्लेम करेगा। क्या वो डायरेक्टली श्योरिटी से पैसे मांग सकता है? नो सर। डायरेक्टली अगर डिफॉल्ट ही ना हुआ तो क्या श्योरिटी को स्वीव किया जा सकता है? नो। सो दिस इज ऑल्सो अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? इनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। वो किस चीज का है? इंडेमनिटी का। क्लियर? इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यहां पर कि लांती फ्रेंड कह रहे हैं, हे एसवन मैंने तेरी गारंटी तो डाल दी, लेकिन कल को अगर मुझे तेरे कारण किसी लॉस की भरपाई करनी पड़ी तो मैं ये पैसा तुझसे रिकवर कर लूंगा। डन। गारंटी के केस में लांती फ्रेंड बैंक को बोल रहा है, हे बैंक मैं तुझे पैसे दूंगा, श्योरिटी बोल रहा है अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया तो। अगर डिफॉल्ट ही ना किया तो क्या क्रेडिटर श्योरिटी से डायरेक्टली पैसे डिमांड कर सकता है? नो सर, पॉसिबल नहीं। यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ या ना? तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, हमने इन तीनों में से किसकी बात करनी? सिर्फ गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट की। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इन विच वन पर्सन प्रोमिसेस टू पे। या तो ये पेमेंट के लिए होता है या किसी की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए होता है। ड्यूटी कैसे? बच्चे ने बोल दिया एक मजदूर, दो मजदूर, M1 M2, ठीक। M2 और M ने प्रॉमिस कर दिया सर मैं कल आके काम कर जाऊंगा। M1 बोल रहे सर अगर ये ना आया तो मैं कर जाऊंगा। ये भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? गारंटी का। समझ आया? सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? इन विच वन पर्सन promises to pay the debt of another person or to perform the duty of another person in case of his default। मैं तो परफॉर्म करूंगा अगर क्या आया है? डिफॉल्ट। चलिए शुरू हो जाइए। अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी किसकी? थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो करूंगा अगर डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट ही ना हुआ तो मेरी भी कोई लायबिलिटी नहीं। अब आइए असेंशियल्स, क्या जरूरी है? एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट। मान लो बैंक के ने कोई गड़बड़ी कर दी और मेन बंदा ही डिस्चार्ज हो गया, क्या श्योरिटी की कोई लायबिलिटी रहेगी? नो सर। तो रिकवरी के लिए पहले एक प्रॉपर डेट होना जरूरी है। डन। नेक्स्ट, अगर डेट ही नहीं है तो गारंटी भी नहीं है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पर आइए। दिक्कत क्या आई? जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना ना गारंटी का, बैंक ने इसको लोन दे दिया, बदले में ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करेगा। क्लियर? इस बंदे को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो लॉ ने लिख दिया, कह रहे सर आपकी गारंटी के कारण जो फायदा S1 को दिया गया वही क्या है तुम्हारे लिए? कंसीडरेशन। सेक्शन 127, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड किसके बेनिफिट के लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर may be a sufficient consideration for the surety to provide the guarantee। अब आइए पास्ट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तीन तरह की है, हाँ या ना? कौन कौन सी? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन चल जाती है, पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी। पास्ट कंसिडरेशन थी क्या? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही कंसिडरेशन। मैंने आज आपको पढ़ाया, ठीक, कल को पढ़ाया मतलब सर आपने पढ़ाया ही है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं क्लास लेके निकल रहा हूं, तुम आधा घंटा घंटा सर ये रिवाइज कराओ, सर ये रिवाइज कराओ, तुम खड़े बातें सुनते जा रहे हो, मैं तुम्हें रूटीन में रिवाइज करवाने लग गया। हमने एक रूटीन बना ली इस तरह की। कल को हमारा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं था? नहीं था। मैंने तुम्हारे कहने पर रिवाइज करवाया, यस, कल को तुम्हारा रैंक आ गया। भाई साहब बच्चा खुशी में, सर जी मैं iPhone 14 हंसना है मेरे को, ज्यादा मत सोचना, मैं iPhone 14 लेके। तो भाई साहब
कौन सी कंसिडरेशन? तुम आज मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो, लेकिन मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूं। क्लियर? कौन सी कंसिडरेशन? पास्ट। गारंटी के केस में तुमने मेरी गारंटी दी। मैं गुड्स खरीदने गया, मेरे को कोई जानता ही नहीं था शहर में, लेकिन तुम्हारी जान पहचान बहुत है, तो तुम लोगों ने दुकानदार को मेरी गारंटी दे दी। उस केस में दुकानदार ने तुम्हारे कहने पर मुझे फायदा पहुंचाया, मुझे गुड सप्लाई कर दी। क्या तुम्हारी गारंटी को कंसिडरेशन मिली? यस, मेरा फायदा हुआ। तो प्रैक्टिकली जो श्योरिटी है उसकी कंसिडरेशन क्या है? बेनिफिट ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन क्या है? बेनिफिट ऑफ किसका? प्रिंसिपल डेटर। बस लिखा भी हुआ है, लो, बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो सर मान लो मैं उससे पहले ही उधार ले चुका हूं, आज तुम मिल गए, कह रहे कौन है? तुमने बोला हमारे सर हैं। उसने बोला गारंटी दो, तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमने गारंटी दी, बदले में मेरा कोई फायदा हुआ? नो सर। तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। क्लियर टू ऑल? पास कंसिडरेशन अप्लाई नहीं होगी किस केस में? गारंटी के केस में। अब आइए एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी। जब डेट या ड्यूटी की बात हो रही है, वो लायबिलिटी उस समय एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, इंडेमनिटी वाले केस में लायबिलिटी कब राइज होती थी? लॉस आया, यहां पे डेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। बर्डन कब शिफ्ट होएगा? अगर डिफॉल्ट होएगा। तो कह रहे सर डेट पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कोई डेट आ रहा है उसमें गारंटर की कोई जिम्मेवारी नहीं है, देन इट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ ने इसको वैलिड माना हो, एंड इट मस्ट नॉट बी। ये बड़ा दिक्कत भरा पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, समझना। कंसिडरेशन के साथ अप्लाई करके मैंने तुम्हारे लिए गारंटी दी, तुम्हारा डेट 1 साल पुराना था, मैंने जिस पर्सन को गारंटी दी, क्या वो गारंटी वैलिड है? आवाज यस नो। तुमने किसी से उधारी ले रखी है, मैं उसके पास गया, मैंने उसको तुम्हारी गारंटी दे दी, क्या ये गारंटी वैलिड है कि नहीं है? नो सर। कारण तुम्हें इस गारंटी से कोई फायदा नहीं हुआ। समझ आया? हाँ, तुमने उधारी ले रखी थी, आया ना? यस सर। मेरे गारंटी देने से तुम्हें क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो इस केस में मेरी गारंटी वैलिड नहीं है। अगला केस, वो सामने वाला ना तुम्हारे ऊपर केस फाइल करने लगा था, मैं गया, मैंने बोला यार मत कर, इसको 6 महीने का टाइम दे। उस केस में सामने वाले ने केस फाइल करने से मना कर दिया, क्या अब मेरी गारंटी वैलिड है? यस सर। कारण तुम्हें फायदा हुआ। अगला केस, सर मैं उसके पास गया और तुम्हारा डेट ना 4 साल पुराना है, उसने आज तक कोई एक्शन ही नहीं लिया। लॉ ऑफ लिमिटेशन वाले में हमने पढ़ा था, क्या लिमिटेशन है, क्या कहता था? कितने साल? 3 साल के बाद तो डेट क्या बन जाएगा? टाइम बार्ड। अब बताइए, मैंने उसको जाके गारंटी दे दी, क्या वो तुमसे पैसे रिकवर कर सकता है? नो सर। तुमसे रिकवर नहीं कर सकता, क्या मेरे से कर सकता है? नो सर। तो गारंटी कैन नॉट बी गिवन फॉर अ टाइम बार्ड डेट। एमसीक्यू में उलझाता ही है। नेक्स्ट केस आता है, वो तुम पे केस फाइल करने लगा था, तुम्हारा डेट मान लो 2 साल पुराना है। कितने साल पुराना? 2 साल। मैंने उसको बोला भाई साहब केस फाइल मत करना, उसने बोला ठीक है जी, मैं नन्हे मुन्ने बच्चों पर केस फाइल नहीं कर रहा। 1 साल निकल गया, 1 साल के बाद डेट क्या बन जाएगा? टाइम बार्ड। क्या वो तुम्हें स्यू कर सकता है? नो। मुझे यस। ये एक्सेप्शन है नीचे, अदर एसेंशियल्स। आएगी मेरे लाल, आएगी, घबराइए मत, सब कुछ है। ये रहा, आइए नेचर ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, इसमें हम ये पॉइंट पढ़ेंगे, मार्क करवा दिया मैंने, ठीक है, ऑलरेडी रेड, ठीक। इसमें पढ़ेंगे यही वाला पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताया।
क्या टाइम बाद डेट के लिए गारंटी दी जा सकती है? आवाज, डेट गारंटी देते हुए टाइम बाद बन चुका है, क्या उसके लिए गारंटी दी जा सकती है? जल्दी बोलो। जब मैं गारंटी देने जा रहा हूं, डेट ऑलरेडी टाइम बाद है, क्या गारंटी दी जा सकती है? नो सर, मैंने गारंटी दी, डेट वैलिड था, कुछ देर के बाद टाइम बाद बन गया। हाँ जी, क्या पर्सन को स्यू किया जा सकता है? नो, गारंटर को किया जा सकता है। यस सर, समझ आया? आवाज अब आइए, ये समझ आ गया? नेक्स्ट आइए। कुछ भी मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। किसमें? गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट। समझ पा रहे हो? इस पर चर्चा होएगी जब ये 142 और 43 आएंगे। क्या गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना जरूरी है? नो, इट मे बी एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ओरल, राइटिंग। ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटीज, अदर को श्योरिटीज, ये क्या मैं बताता हूं। मैंने गारंटी दी, तुम सबके साथ मिलकर हम सबने गारंटी दे दी, लेकिन उसमें ना एक कंडीशन लगा दी कि अगर कोई साथ वाला ज्वाइन नहीं करेगा तो हमारी कोई लायबिलिटी है कि नहीं है? नहीं है। तुम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उस केस में क्या मुझे लायबल ठहराया जा सकता है? नो। नॉर्मली क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप में आप लोगों ने पढ़ रखे है ना, मान लीजिए ए ने और बी ने मिलकर सी की गारंटी, सी को गारंटी दे दी मिस्टर डी की। ये रहा। अब आई होप ये कौन बन गया? प्रिंसिपल डेटर। ये कौन बन गया? क्रेडिटर। ये कौन है? दोनों श्योरिटी। इन्होंने नॉर्मली इनकी लायबिलिटी क्या होती है? मान लो 10 लाख रुपए का लोन है, लायबिलिटी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। लेकिन अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख दी थी, ए ने बोला भाई साहब अगर बी अवेलेबल होएगा मैं तो पैसा दूंगा, बी ने बोला अगर ए होएगा, मतलब वी विल नॉट गिव मनी और वी विल नॉट परफॉर्म अवर गारंटी इफ अदर को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन। तो इस केस में अगर एक भी गायब हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इनवैलिड। ये चाहकर भी पैसे क्लेम नहीं कर पाएगा। क्लियर टू ऑल? यहां तक हाँ या ना? अदर, अब इसमें दिल में दर्द होता था कई बार जब पढ़ते थे। क्रेडिटर क्या, मान लो प्रिंसिपल डेटर पैसे नहीं दे रहा तो क्या श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा, बैंक के पास कुछ सिक्योरिटीज भी पड़ी हैं, बैंक पहले जमीन बेचेगा, पहले प्रिंसिपल डेटर को स्यू करेगा या फिर पहले श्योरिटी को स्यू करेगा? किसकी मर्जी है? बैंक की। तो क्रेडिटर की मर्जी है, वो चाहे तो श्योरिटी को पहले स्यू कर सकता है। वर्ड है कैन, उसकी मर्जी है, इट इज हिज विल। ठीक। दूसरा, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है? कंडीशनल। थोड़े से पैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने देने हैं, थोड़े से पैसे तुमने देने हैं, क्या ये कोई गारंटी है? नो सर। गारंटी क्या है? अगर तुम डिफॉल्ट करोगे तो मैं पैसे दूंगा। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? कंडीशनल। गारंटी इज वैलिड इवन इफ द पीडी इज इनकम्पिटेंट। मोहल्ले में छोटा बच्चा तुम्हें आया, भैया भैया, दीदी दीदी, मोड़ पे मेरे ना पापा है नहीं, उन्होंने बोला था चिप्स खा लियो, आके पैसे दे देंगे। आप अंकल को बोल दो पैसे मत दो, आप सिर्फ बोल दो कि शाम को पैसे दे देंगे। तुमने मुनिया के बिहाफ पे अंकल को गारंटी दे दी और मुनिया पूरे मोहल्ले के 1000 रुपए के चिप्स लेके गायब होगी। क्या मुनिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो वैलिड है? नो। माइनर क्या है? इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन फंस गया? श्योरिटी। तुम। क्या तुम लोगों को भरपाई करनी पड़ेगी? यस। इट इज वैलिड इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट। माइनर। अब मैं बता देता हूं, यहां कई बार दिमाग में दो व्यूज आते हैं। सर आपने बोला अगर डेटी रिकवरेबल नहीं है, प्रिंसिपल डेटी वैलिड नहीं है, तो गारंटी भी वैलिड नहीं है। बनता ये पॉइंट भी है दिमाग में अगर आए। आईसीआई ये वाला व्यू लेता है। आईसीआई क्या कहता है? अगर माइनर क्या है? इनकम्पिटेंट, तो भी गारंटी क्या है? वैलिड। कुछ कोर्ट्स में ये व्यू पॉइंट आ चुका है, माइनर क्या है? इनकम्पिटेंट, तो गारंटी क्या? खत्म। कुछ कोर्ट्स में आया व्यू, लेकिन हम कौन सा लेंगे? माइनर के केस में गारंटी वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है सर। क्लियर? तो ये थे हमारा आज का लेक्चर। कल शुरू करते हैं 128 से। थैंक यू ऑल। 28 125
तक इंडेमनिटी चला। 26 में तो सिंपल गारंटी का मीनिंग आया, सिर्फ पार्टीज वगैरह बताई। 26 ने मीनिंग बता के 27 में फेंक दी कंसिडरेशन। कौन सी कंसिडरेशन मिसिंग रही गारंटी में? पास्ट, क्योंकि गारंटी में था अगर मेरे गारंटी देने पर किसका बेनिफिट हो रहा है? प्रिंसिपल डेटर का, वही कंसिडरेशन है। वो बेनिफिट किस किस प्रकार से होता है सुन लेना। मैंने गारंटी दी, आपको लोन मिल गया, गारंटी वैलिड है। मैंने गारंटी दी, क्रेडिटर ने आपको टाइम दे दिया पेमेंट का स्यू करने से, यानी मना कर दिया कि कोई बात नहीं मैं इनको स्यू नहीं करूंगा, उस केस में भी गारंटी वैलिड है। वो तुम्हें स्यू भी नहीं कर रहा, वो तुम्हें ऑलरेडी लोन दे चुके हैं, अब मैं बिना बात के गारंटी दे रहा हूं, वो वाली गारंटी वैलिड है कि नहीं है? नहीं है सर। क्लियर टू ऑल? 128 जब आया वो बात करेगा जो श्योरिटी ने गारंटी दी है उस गारंटी की अमाउंट कहां तक होगी। इसके लिए एक बहुत आसान सा वर्ड यूज किया गया, सर द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर। जितनी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी उतनी ही श्योरिटी की लायबिलिटी। आपने 50 लाख का लोन लिया, मैंने उस लोन में गारंटी दे दी, मेरी लायबिलिटी कितनी है? 50 लाख। सर लोन पे इंटरेस्ट पड़ गया 5 लाख, मेरी लायबिलिटी कितनी हो गई? 50 प्लस 55। सर उसकी हमने रीपेमेंट टाइम पे नहीं की, उस पे पेनल्टी लगी, लीगल चार्जेस लग गए, ये वो करके 2 लाख और जुड़ गया लोन के बैलेंस में। तुम्हारी लायबिलिटी कितनी सर? 57 लाख। मेरी लायबिलिटी भी कितनी? 57 लाख। तो इसके लिए वर्ड आता है द लायबिलिटी ऑफ, जनरल रूल क्या है? श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मैं बैंक के पास गया कि सर देखिए आपको जितना लोन देने दीजिए, मैं लेकिन मैक्सिमम 40 लाख तक की गारंटी दूंगा। अब लोन 55 लाख हो चुका है, 60 लाख हो चुका है, 70 लाख हो चुका है, मेरी गारंटी कहां तक है? 40। लोन 30 लाख रह गया तो 30 हो जाएगी मेरी लायबिलिटी भी। सो माई लायबिलिटी दैट इज श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। यानी अगर कल को प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म, इसका मतलब श्योरिटी भी खत्म। अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज। प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी चल रही है तो श्योरिटी की भी साथ साथ चल रही है। को एक्सटेंसिव वर्ड को याद कराने का तरीका हमने क्या रखा था? हम साथ साथ हैं। सो सर लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव, एक ही वर्ड है काम का, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। जैसे कि अगर आपने अपनी लायबिलिटी को कम करना है तो आप कम भी रख सकते हैं, ज्यादा कभी हो सकती है। प्रिंसिपल डेटर 80 लाख के लिए लायबल है, श्योरिटी 1 करोड़ के लिए लायबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आइए, तो श्योरिटी हर उस चीज के लिए लायबल है जिसके लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल है। दैट इज इंटरेस्ट के लिए यस, डैमेजेस के लिए यस, कॉस्ट के लिए यस, प्रिंसिपल के लिए यस, हर चीज के लिए। अगर प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं किया जा सकता कारण कि डॉक्यूमेंट में कोई डिफेक्ट आ गया, बैंक ने आपसे कागज साइन करवाए, उन कागजों के तहत आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, गलत कागज साइन करवा लिए, तो क्या श्योरिटी लायबल है? नो, श्योरिटी भी आजाद हो जाएगा। सही है? तो सर लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑल्सो सीजेस। इसके बाद ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का क्या मतलब है? आपने अभी बताया 128 के तहत श्योरिटी की लायबिलिटी साथ साथ चलेगी, किसके? प्रिंसिपल डेटर। क्लियर? हाँ या ना? लेकिन कुछ केसेस होंगे प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी नहीं चल रही है, श्योरिटी की लायबिलिटी चल रही है। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल गो ऑन दो प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल। पहले दोनों ट्रेन इकट्ठी चल रही है ना, अभी अकेले किसकी ट्रेन चलेगी? श्योरिटी की। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? श्योरिटी लायबल है, प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं है। कौन कौन से केसेस हैं? माइनर के लिए, मुनिया के लिए एग्जाम्पल कर चुके हो तुम, लास्ट वाले सेक्शंस में की थी ना, तुमने मोड़ पर मुनिया मिली चिप्स के लिए, तुम्हें दुकान पर ले जाके गारंटी दिलवा दी, कल को मुनिया को स्यू किया जा सकता है? नो।
तुम्हें स्यू किया जा सकता है, यस। तो प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच हो गया। नॉर्मली तुम डायग्राम बनाते हो तो क्या करते हो, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। ये तो भाई सब गायब हो गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, गारंटी। अब दिमाग में एक और चीज आती है, ये हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट था, हाँ या ना सर? इससे जो हम इंडेमनिटी की बात करते थे भाड़ में गया, माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, तो प्रैक्टिकली एक ही कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है तीन की जगह, किसके बीच, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच। यहां पर मैंने बताया था दिमाग में दिक्कत आ सकती है क्या, कि माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। 128 कई बार हमारे दिमाग में आएगा कि मैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, डिस्चार्ज, इसका मतलब ये वाला भी क्या हो जाना चाहिए, डिस्चार्ज। बिल्कुल सही है आपकी बात। कुछ कोर्ट्स ये वाला व्यू पॉइंट लेती हैं, लेकिन हमारा आईसीआई नहीं लेता है। हम कौन सा व्यू लेंगे, जो आईसीआई ले रहा है। तो इसका केस क्या बना, अगर माइनर क्या है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, अगर माइनर डेट वगैरह इंकर करता है, उसके लिए किसी मेजर ने गारंटी दी है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है सर, लेकिन चाहे मेन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, डेट बिकम टाइम बार्ड। बिकम मतलब आज आपने उधारी ली बिना गारंटी के, आज आप किसी से उधारी ले आए बिना गारंटी के, कुछ समय के बाद वो पर्सन आपको स्यू करना चाहता है, 2 साल निकल गए, आपने पैसा नहीं दिया जब ड्यू था, वो आपको स्यू करने आया, मैंने आकर गारंटी दे दी, मैंने कहा यार 1-2 साल और मत छेड़ना, मेरी जिम्मेवारी है। अब आपका डेट क्या बन चुका है, टाइम बार्ड। अगर 3 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या मेरी गारंटी चलती रहेगी, यस सर, मेरी गारंटी का पीरियड कब स्टार्ट होता है, सोचो जरा, गारंटी वाला डेट कब स्टार्ट होता है, डिफॉल्ट होने पर। सही है, कैसे 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 सर, लो इसी चार्ट में मैं बता देता हूं। आज हम लोगों ने देखिए कॉन्ट्रैक्ट किया, इनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ 2020 में, डेट कब टाइम बार्ड बन जाएगा, आफ्टर 3 इयर्स। मान लो 23 में 3 साल खत्म हुए, 24 में ये क्या कहलाएगा, टाइम बार्ड। गारंटी वाली लायबिलिटी, श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है, आपने पढ़ा, क्या होती है, कंडीशनल, हाँ या ना। कंडीशनल माने कब अराइज होएगी, ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जब भी हमने कभी भी 3 साल देखने हैं, वो कब से देखने हैं, जब डेट ड्यू होता है। मैंने आज आपको गुड्स बेची, आपको 1 साल का उधार दे दिया, आपका डेट कब ड्यू होगा, 1 साल के बाद। 3 साल का समय भी कब शुरू होगा, 1 साल के बाद। क्लियर टू ऑल। नाउ लायबिलिटी कंडीशनल है, अगर ये डिफॉल्ट करेगा, इसने आके 2022 में डिफॉल्ट कर दिया, क्लियर, 2024 में 2 साल के बाद डेट क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड। तुमने 22 में आके गारंटी दे दी डिफॉल्ट होने पर, क्लियर, हाँ या ना। अब तुम उसको स्यू करवाना नहीं चाहते, तुम्हारा पीरियड 2022 से स्टार्ट हो रहा है, अगर उसने फिर डिफॉल्ट कर दिया, उसका पीरियड कब से चल रहा है, 2020 से, क्लियर, हाँ या ना। तो इस केस में अगर डेट टाइम बार्ड बन भी जाता है, क्रेडिटर किसको स्यू नहीं कर सकता, प्रिंसिपल डेटर, लेकिन गारंटी का समय अभी बाकी है, तो वो किसको स्यू कर सकता है, श्योरिटी को। श्योरिटी के भी 3 साल चलेंगे जब डिफॉल्ट ड्यू हुआ। जनरली तुम लोगों को कभी टाइम नहीं पूछ हो जाएगा, हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, एक तो आपने जब गारंटी दी, डेट एग्जिस्टिंग होना चाहिए, हमने एसेंशियल्स में पढ़ा था, देयर मस्ट बी डेट इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टिंग लायबिलिटी होनी चाहिए। अब मान लो अगर डेट ही टाइम बार्ड है, तो क्या गारंटी दी जा सकती है, नो। फर्क है दोनों चीजों में, आज गारंटी दी, डेट वैलिड है, फिर कभी गारंटी दे रहा हूं जब डेट ही टाइम बार्ड है, वो गारंटी वैलिड नहीं है। दोनों में फर्क कर लीजिएगा जब भी आप इसकी रीडिंग करेंगे। तो इन चीजों को यहां पे क्लैरिफाई कर दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है हमने, वेयर डेट बिकम्स टाइम बार्ड, तो गारंटी क्या है, वैलिड है, वॉइड है। अगर डेट टाइम बार्ड बन जाए तो गारंटी क्या है, वैलिड और वॉइड।
वैलिड। अगर डेट ही टाइम बार्ड है तो क्या हो जाएगा? वॉइड। क्लियर? डेट बिकम्स, सॉरी नॉट द गारंटी, अगर डेट क्या बन जाए? टाइम बार्ड, तो गारंटी क्या हो जाएगी? वैलिड और वॉइड। अगर डेट टाइम बार्ड बन जाए, गारंटी जब दी थी डेट वैलिड था, बाद में बन गया टाइम बार्ड, गारंटी वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है। नेक्स्ट, डेट ऑलरेडी टाइम बार्ड है, क्या उसके लिए गारंटी दी जा सकती है? नो सर। इन दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। कब? अगर क्या आएगा? MCQ, इनमें से MCQ बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आइए, कब गारंटी शुरू होगी? तुम्हारी गारंटी कब शुरू होगी? डिफॉल्ट। तो लायबिलिटी की श्योरिटी, इसमें भी हम ना केस करते थे किसकी क्या लायबिलिटी है। आइए MCQ के लिए फटाफट से, क्रेडिटर, इसके पास अधिकार है पैसे रिकवर करने का। क्या प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है? जल्दी बोलो। यस सर। लायबिलिटी की नेचर क्या है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है? प्राइमरी, क्योंकि पहले पैसा इससे डिमांड किया जाएगा। कंडीशनल है, अनकंडीशनल है? अनकंडीशनल, क्योंकि हर बार इससे पैसा डिमांड किया जा सकता है। जब श्योरिटी पे है, इसकी लायबिलिटी क्या है? प्राइमरी है, सेकेंडरी? प्राइमरी होती है अगर इससे पहले पैसा मांगा जा सकता है। इससे पहले मांगा जा सकता है? नो। कब मांगना है? डिफॉल्ट पर, तो इसकी लायबिलिटी क्या बनी? सेकेंडरी। आफ्टर प्रिंसिपल डेटर इससे पैसा मांगा जाएगा। देन कंडीशनल है, अनकंडीशनल है? कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? डिफॉल्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए, क्रेडिटर की रेमेडी क्या है? व्हाट इज क्रेडिटर्स रेमेडी? रेमेडी का मतलब होता है राइट। अगर डिफॉल्ट हुआ तो क्रेडिटर के पास 3 ऑप्शंस है। पहली, किसको लोन दिया था? प्रिंसिपल डेटर, उसको स्यू कर डाले। दूसरा, उसके पास प्रिंसिपल डेटर से कई बार सिक्योरिटी अवेलेबल होती है, तो उन सिक्योरिटीज को क्या करे? वो सेल कर दे। तीसरी ऑप्शन, श्योरिटी जो है उसको स्यू कर ले। तो तीनों में से वो कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है? वो उसकी मर्जी है। ही कैन स्यू श्योरिटी विदाउट स्यूइंग द प्रिंसिपल डेटर। ही कैन होल्ड सिक्योरिटीज, और उनको बिना बेचे भी वो प्रिंसिपल डेटर को भी स्यू कर सकता है, श्योरिटी को भी, वो सब उसकी मर्जी है। अब आइए, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, बहुत आसान था। कॉन्टिन्यूइंग मतलब लगातार चलती जा रही है। इट एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। सर 129, उससे पहले आया था बीच में कौन सा? स्पेसिफिक गारंटी। जब एक ही ट्रांजैक्शन के लिए, व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई, सर ये 2 ट्रांजैक्शंस के लिए मेरी गारंटी है, ये एक ट्रांजैक्शन के लिए मेरी गारंटी है। स्पेसिफिक वही होते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी दी है जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर इसकी बर्थडे पार्टी है, सर इसका रोका हो गया, इसकी पार्टी है, बेटा मेरी तरफ से गारंटी है, पैसे दे देगा। कौन सी है ये? स्पेसिफिक गारंटी। अगर लेकिन आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी दे रहे हैं, वो कौन सी कहलाएगी? कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। तो विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सी रही? कॉन्टिन्यूइंग। अगर सिंगल डेट या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, कौन सी है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वाली गारंटी आपने दे दी, डेट इंकर हो गया, क्या उसको आप रिवोक कर सकते हैं? नो। वो गारंटी खत्म कब होगी? अगर सामने वाला डेट पे कर देता है तो। अब आते हैं कॉन्टिन्यूइंग गारंटी पे। मैंने गारंटी दी ये कैंटीन में जो मर्जी खाता रहे, मेरा लाल इसकी गारंटी मेरी है। आज कल परसों 1 महीना हो चुका है, बच्चा रूटीन में खाना खाता जा रहा है कैंटीन में चर करके, क्योंकि सर ने गारंटी डाली हुई है। अब कल को मुझे लगा कि तुम 1 महीने से खा पी तो रहे हो, लेकिन तुमने 1 भी रुपया नहीं दिया, मुझे तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम डिफॉल्ट करोगे। मैं गया कैंटीन में, मैंने कहा भाई साहब जो हुआ हुआ, आज के बाद इस बच्चे की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाएगी? खत्म। लेकिन आज तक जो ट्रांजैक्शंस कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के बेसिस पर हुई, उनके लिए श्योरिटी लायबल रहेगा। मतलब स्पेसिफिक गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, इट इज रेवोकेबल और इररेवोकेबल। इररेवोकेबल अगर डेट इंकर हो चुका है। अच्छा, अगर डेट इंकर नहीं हुआ तो देन इट इज रेवोकेबल। अब आते हैं कॉन्टिन्यूइंग में। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में बताइए, रिवोक किया जा सकता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को? यस, बट यू विल बी लायबल, श्योरिटी विल बी लायबल फॉर द अनपेड बैलेंस एट द एंड ऑफ गारंटी। क्लियर? चलिए, लायबल फॉर अनपेड बैलेंस,
कब खत्म होगी? जब परफॉर्मेंस पे होगी, डेट डिस्चार्ज हो गई या गारंटी विड्रॉ हो गई। यानी कि जब भी विड्रॉल होगा, ध्यान से सुनना, चाहे कॉन्टिन्यूइंग है चाहे स्पेसिफिक है, विड्रॉल इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। शाबाश, विड्रॉल इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर। पास की ट्रांजेक्शन जो तुम्हारी गारंटी के बेसिस पर हो चुकी है उसको हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आइए, कल को आपने सिर्फ बर्थडे पार्टी की जिम्मेवारी ली अपने दोस्त की कैंटीन में, उसकी गारंटी देकर आए, कल को वो बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, रोका पार्टी कर रहे हैं, ब्रेकअप पार्टी कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, क्या तुम सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए लायबल हो? नो सर। केस लॉ कौन सा था? के जी, एफ नहीं बस, नहीं तो एफ हो जाएगा, के जी, के वर्सेस ग्रूव्स। क्लियर? उसी इसमें हुआ क्या था, उसने ना वो राइस बैग्स के लिए गारंटी दे दी कि इसको राइस बैग सप्लाई कर देना। बंदे ने राइस बैग सप्लाई कर दिए, बाद में उसने फिर से राइस बैग भेज दिए। उसने बोला पुरानी ट्रांजैक्शन थी वो सेटल हो चुकी है, मेरी गारंटी खत्म हो चुकी है, आगे की जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें मेरी गारंटी नहीं है। कौन सी गारंटी दी है? स्पेसिफिक और कॉन्टिन्यूइंग? स्पेसिफिक। उसके बाद आया रेवोकेशन। 129 ने किस बारे में बताया तुम्हें? कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। 30, 31 ये दोनों किस बारे में बातें कर रहे हैं? इनकी रेवोकेशन के बारे में। रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग कैसे कर सकते हो? बाय नोटिस। नोटिस मतलब बताना, कौन किसको बताएगा? श्योरिटी किसको गारंटी देता है? गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच था? श्योरिटी एंड क्रेडिटर। तो श्योरिटी किसको इन्फॉर्म करेगा? क्रेडिटर को, कि आज के बाद मेरी गारंटी कैंसल। क्लियर? तो वो रिवोक कर देगा, अपनी गारंटी को कैंसिल कर लेगा। कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए? फ्यूचर वाली, पास्ट वाली? फ्यूचर। तो लिखा भी हुआ है, कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय द श्योरिटी सो एज टू फ्यूचर। नोटिस किसको दे रहा है? वो क्रेडिटर। लिखना आसान है, यस, बेरक्टी है ये भी। देन आते हैं और कैसे? डेथ। डेथ के केस में वीआईपी केस पता क्या है? इसको इमेजिन कर लेना, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बंदी की डेथ हो गई वो बताने आएगा, थोड़ा ऑड हो जाएगा बेटा तुम्हारे लिए, भूतिया फिल्म बन जाएगी। डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट एज रेवोकेशन एज टू फ्यूचर। नोटिस देने की जरूरत नहीं है, चाहे अवेयर नहीं है क्रेडिटर डेथ के, तब भी श्योरिटी की एस्टेट लायबल नहीं है। पहले वाली ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी की एस्टेट लायबल है? यस और नो? यस, उसके लिए लायबल है, श्योरिटी एस्टेट इज लायबल। एक था नोवेशन। नोवेशन आप कर चुके हैं, सीए फाउंडेशन किया था ना, छोटे छोटे थे जब चड्डी बनियान में आते थे कुछ बच्चे, हाँ है ना? तो बेटा श्योरिटी के साथ अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जिसका पर्पस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना था, तो उस केस में पुराने वाली गारंटी डिस्चार्ज, नया जो भी शुरू होता रहे, हमारा लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ 2% प्राइमरीली दिस। ये कहानी क्या थी? ये तुम्हारे चतुर दोस्त ने तुम्हें फंसा दिया। ये चतुर, ये रांचो। क्लियर है? हाँ या ना? और वो खड़ूस कौन था इनका? प्रोफेसर, क्या नाम था उसका? ओ, बस यही सोचना, देखो दिमाग तुम्हारा। रांचो को पता है कि इसकी बात कभी नहीं सुनी जाएगी, इसको पैसा उधार चाहिए इधर से। क्लियर? ये चतुर को साथ ले जाते हैं। इन दोनों ने ना आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, दो लोगों ने आपस में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। रांचो ने बोला वैसे तो पैसे मैं दूंगा, हम प्रोफेसर से 20,000 लेके आते हैं उधार। कह रहा ठीक है, वैसे तो पैसे मैं दूंगा, लेकिन अगर मैं ना दे पाया चतुर तो तू दे दियो। प्रोफेसर किसकी शक्ल देख के उधार दे रहे हैं? चतुर की, कि ये बंदा सिंसियर है। रांचो तो है ही डिफॉल्टर। अब इस केस में इन दोनों की लायबिलिटी क्या है मेरे लाल? ज्वाइंट एंड सेवरल। प्रोफेसर चाहे चतुर को सीधा स्यू कर सकता है, यस। रांचो को सीधा स्यू कर सकता है, यस। ज्वाइंटली पैसे मांग सकता है, यस। तो इन दोनों ने जो आपस में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे इनके इस दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर गारंटी। लेकिन गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट 3 लोगों में होता है, 2 में नहीं होता। तो इन दोनों ने जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे ये वाले कॉन्ट्रैक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? ये जो
क्रेडिटर है, ये दोनों में से किसी भी डेटर को स्यू कर सकता है। अब ये दोनों उसके लिए डेटर हैं, श्योरिटी का कोई फंडा उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अब पढ़िएगा, 2 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया? उन्होंने एक लायबिलिटी ली। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फिर किया एक कि एक लायबल होएगा दूसरे के डिफॉल्ट पे। इसमें थर्ड पर्सन को कुछ भी पता नहीं है, थर्ड पर्सन इज नॉट अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट। द लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन्स, 2 पर्सन टूवर्ड्स द, दो लोगों की लायबिलिटी किसकी तरफ थी? थर्ड पर्सन की तरफ। अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड, उनको सेकंड कॉन्ट्रैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। दो थर्ड पर्सन को चाहे पता है चाहे नहीं पता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गारंटी किस लोगों ने ली? आपस में दो लोगों। क्लियर टू ऑल? क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? नहीं, आज तक इस पे पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है हाँ तभी नोट्स में मेरे लाल। आइए अब भाई साहब शुरू हो चुकी है मेन कहानी, जिनमें से क्वेश्चन आता है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेरियांस। वेरियांस क्या होता है? चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आया? जो कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आया ड्यू टू एनी रीजन जिसमें श्योरिटी को कुछ बताया नहीं गया, तो श्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहीं पे एंड हो जाएगा। कैसे कैसे कैसे? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, इनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज आया ड्यू टू एनी रीजन विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट, तो इन दोनों के बीच जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट था ये क्या हो जाएगा सर? डिस्चार्ज। समझ आया? वेरियांस बिटवीन, लिखते हुए ध्यान रखिएगा, वेरियांस किसके बीच हो रहा है? प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच। विल डिस्चार्ज द श्योरिटी। अब इसमें दिक्कत क्या आती है? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2020 में, वेरियांस हुआ 2022 में, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होगा? 2022 में। इसके बीच जो ट्रांजैक्शंस हुई, क्या इसके लिए श्योरिटी लायबल है? आंसर इज यस। पहले वाली ट्रांजैक्शन के लिए लायबल है, फ्यूचर के लिए लायबल नहीं है, वो आप पढ़ चुके हैं। डिस्चार्ज किया जा सकता है यस, फ्यूचर के लिए लेकिन सिर्फ। अब आइए, बेयर एक्ट याद है? कहां सर? एनी वेरियांस जो आपने समझा है ना, यही बेयर एक्ट है। एनी वेरियांस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन से वाला कॉन्ट्रैक्ट? बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, बिना श्योरिटी से पूछे विल डिस्चार्ज द श्योरिटी फॉर ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट टू सच वेरियांस। पास के लिए वो कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। मोस्टली बच्चे यहीं तक लिखते हैं, वो गलत है। इसका क्या मतलब है? सारी ट्रांजैक्शन से डिस्चार्ज, जबकि ट्रांजैक्शन कौन सी से डिस्चार्ज हो रहा है? फ्यूचर, नॉट द पास्ट वन। इसके लिए कौन कौन सी केस स्टडीज आप पढ़ चुके हैं मेन नोट्स में? बैंक मैनेजर की सैलरी बढ़ा दी, तुमने किसी बैंक मैनेजर को अपॉइंट करवाया और गारंटी दी कि ये बैंक से कैश लेके भागेगा नहीं, तुमने गारंटी दे दी। बाद में बैंक वालों ने उसकी एक तो सैलरी बढ़ा दी, प्लस उसको बोला फ्यूचर में यू आर लायबल ऑन ओवरड्राफ्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आया? यस। उसकी लायबिलिटी इंक्रीज की गई? यस। उसकी लायबिलिटी इंक्रीज की गई तो 128 ने बताया लायबिलिटी इज कोएक्सटेंसिव, श्योरिटी की लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो इस केस में क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? यस। अच्छा, इस डेट से पहले का बैंक मैनेजर का कोई फ्रॉड निकला, क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? इस केस में नहीं हो पाएगा। देन आपने किसी पर्सन के लिए गारंटी ली, बाद में कोई लॉ चेंज हुआ, एक्ट ये बड़ा है, लॉ चेंज हुआ, लॉ चेंज होने के कारण उस पर्सन की ड्यूटीज भी चेंज हो गई, क्या वेरियांस आया? यस। चाहे किसी भी कारण से आया, एक्ट जानबूझकर लिखा गया कि लॉ ने चेंज किया तो क्या हो गया? किसी भी कारण से चेंज आया,
जिस पर्सन की आपने गारंटी ली थी उसकी ड्यूटीज में लॉ के कारण चेंज आया तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज, वट एवर रीजन में भी। क्लियर? नेक्स्ट, क्लर्क को तुमने अपॉइंट करवाया, क्या देकर? जब अपॉइंट करवाया तो उसको क्या मिल रहा था? सैलरी। बाद में ये सैलरी कहां पर चेंज कर दी गई? कमीशन। क्या वेरिएंस है? यस। श्योरिटी डिस्चार्ज है? यस सर। प्रिंसिपल डेटर बिकम एम्बैरेस्ड, प्रिंसिपल डेटर को शर्म आ गई। क्या था एम्बैरेस का मतलब? हाँ, एम्बैरेस होता है, आप समझिए नॉर्मल सेंस में, मैं कितनी बार बता चुका हूं, यहां शादी की बातें तो नहीं चल रही हैं, वो एम्बैरेस होगा या होगी और फोटोज क्लिक करेंगे। आपने किसी के पैसे देने हैं, ड्यू डेट को आपके पास पैसा नहीं है, व्हाट द पर्सन विल बिकम? एम्बैरेस। तो प्रिंसिपल डेटर एम्बैरेस हुआ और उसने बोला आज के बाद ना हम जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, क्रेडिटर को बोला कैसे करेंगे? क्रेडिट की जगह कहां करेंगे? कैश। क्या वेरिएंस है? यस। श्योरिटी को बिना पूछे किया गया? यस। क्या ये चेंज श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देगा? यस। नेक्स्ट, मनी देनी थी कब? 1 मार्च को। उधारी कब देनी थी? 1 मार्च को। उस लांती ने उधारी कब दे दी? 1 जनवरी को। फर्क समझ आया दोनों में? उधारी देनी कब थी? 1 मार्च। कब दे दी गई? 1 जनवरी। एडवांस में क्या टर्म्स को चेंज किया गया? यस। दिल पे मत लीजिएगा, मैंने एग्जांपल बताई थी कि एडवांस में अगर पैसा दे दिया है, हो सकता है रिकवरेबल हो सकता है ना हो, वो कहीं और खर्च कर दे, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उधारी चेंज की गई, कहां से कहां? 1 मार्च की जगह कब लोन दे दिया गया? 1 जनवरी। क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? यस। वो कोई भी अमाउंट पे करने के लिए लायबल नहीं है। अब आइए, MS अनिरुद्धन वर्सेस थॉमको बैंक लिमिटेड, ये एक्सेप्शन था किस चीज की? कि श्योरिटी हर बार वेरिएंस से क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। पेपर में फीलिंग मत लेना, केस इन 5 में से आएगा। जब तक इस केस के सेम फैक्ट्स नहीं आते तुम इस केस की रेफरेंस नहीं दोगे, तो बहुत कम चांसेस है इसके आने के। क्या कहा? 25,000 की गारंटी दी, कागजों में कितने पे साइन करके आए तुम? 25 पे। सारा कुछ सेम रहा, जिस डेट को पैसा जाना था उसी डेट को गया, लेकिन एक्चुअल में गारंटी कितने की रखी? 20 की। तो कहता है इज इट वेरिएंस? यस, बट दिस वेरिएंस इज बेनिफिशियल फॉर द श्योरिटी। तो इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, दिस इज ओनली एन एक्सेप्शन। नोट, ध्यान से पढ़िएगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, बाद में चेंज किया जा रहा है, तो क्या आता है? वो वेरिएंस के अंडर आएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए व्हाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी को बताया नहीं गया, वो किस चीज में आ जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। याद आया? फ्रॉड में भी ऐसी एग्जांपल्स थी, तुम्हें बिना बताए एक एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, तुम्हें फ्रॉड के बारे में बताया नहीं गया और तुमने उस एम्प्लॉय की गारंटी दे दी। ये किस में कवर होगा? किस में होगा का? वेरिएंस या फ्रॉड? फ्रॉड। दूसरा, 2 लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट चल रहा था, चुपचाप उसकी टर्म चेंज करके कोई गारंटी ले ली जिसके बारे में श्योरिटी को बताया नहीं गया। क्या टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई? यस, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही, और ये बात श्योरिटी से छुपाई गई। तो ये किस में कवर होगा? मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। वेरिएंस में कवर नहीं होगा। वेरिएंस में पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, उसके कुछ समय के बाद चेंजेस किए गए, तो वो किस में कवर होगा? वेरिएंस। कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए ही चेंज कर दिया, किस में कवर होएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। परमिशन दोनों में नहीं ले रहे श्योरिटी से, कॉमन चीज क्या है? दोनों में ही श्योरिटी से परमिशन नहीं ली जा रही है। नेक्स्ट आइए, रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर इज इक्वल टू रिलीज ऑफ श्योरिटी। कैसे? अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, नया कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया बताओ? प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर।
जिसके कारण प्रिंसिपल डेटर क्या हो गया, डिस्चार्ज पुराने वाली लायबिलिटी से, श्योरिटी भी साथ के साथ क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। अगला केस, या फिर क्रेडिटर ने कोई एक्ट या ओमिशन कर दिया, या तो कोई काम कर दिया या काम करना भूल गया। कौन कौन कौन, दोनों में से क्रेडिटर, जिससे इफेक्ट क्या आया, प्रिंसिपल डेटर क्या हो गया, डिस्चार्ज। तो कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी। दो आसान सी केस, प्रिंसिपल डेटर एम्बैरेस हुआ और उसने क्या किया था, 50 लाख देने थे। कितने देने थे, 50। प्रिंसिपल डेटर के पास पैसा नहीं था, क्रेडिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कह रहा भाई साहब मैं आपको 50 के बदले में 10 ही दे पाऊंगा, मेरे पास जिंदगी में इतना ही है जो है। उसने बोला डन, मैं आपके साथ मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मैं 10 लाख लेकर संतुष्ट हूं। नया कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे 10 लाख लेकर 50 लाख को क्या कर दिया, खत्म। इस कॉन्ट्रैक्ट से आज के बाद क्या क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने खुद ही एक नया कॉन्ट्रैक्ट करके प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया, कम प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया ज्यादा के बदले में, जिसके कारण आपने क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। किसको, प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हुआ, क्या बाकी के 40 लाख श्योरिटी से डिमांड कर पाएंगे, नो सर। वे पीडी रिलीज्ड, देयर श्योरिटी इज ऑल्सो रिलीज्ड। नेक्स्ट चाहिए, टिम्बर सप्लाई करना था क्रेडिटर ने। किसको टिम्बर सप्लाई करना था, प्रिंसिपल डेटर को, कि भाई मेरे लिए घर बना दे। तुमने जिम्मेवारी रखी है प्रिंसिपल डेटर की, ये घर बिल्कुल बढ़िया तरोताजा बनाएगा। अब हुआ क्या, क्रेडिटर ने टिम्बर ही सप्लाई नहीं किया, जिसके कारण, टिम्बर सप्लाई ना करने के कारण प्रिंसिपल डेटर घर नहीं बना पाया। कौन रिलीज हो गया, प्रिंसिपल डेटर। साथ ही कौन रिलीज हो गया, श्योरिटी। वर्ड्स पढ़ के बेटा दिमाग में आ रहा है ना, सारी एग्जांपल्स मोर देन एनफ है ये। अब आइए 135 किस बारे में बात करता था, कंपाउंड विद, प्रिंसिपल डेटर के साथ मिल गया। कौन दो लोग मिल गए आपस में, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। या फिर उसने क्या किया, टाइम दे दिया अपनी मर्जी से, किसको, प्रिंसिपल डेटर को। या फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं तेरे को स्यू नहीं करूंगा, मैं सिर्फ किसको तंग करूंगा। अब इन दोनों में फर्क समझ लेना। वो अगर पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्रेडिटर अपनी मर्जी से क्या क्या राइट एक्सरसाइज कर सकता है डिफॉल्ट के केस में, ही कैन स्यू प्रिंसिपल डेटर, ही कैन स्यू श्योरिटी, ही कैन सेल द सिक्योरिटीज। क्लियर। अब बात करते हैं आगे। सर लेकिन अगर वो अपनी मर्जी की जगह प्रिंसिपल डेटर से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं सिर्फ किसको स्यू करूंगा, श्योरिटी को, उस केस में श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। क्लियर। पेपर में केस आएगा कि क्रेडिटर ने ना अपनी मर्जी से प्रिंसिपल डेटर को छोड़कर श्योरिटी को स्यू कर लिया, क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, नो सर। दूसरा पॉइंट आएगा, अगर यही उसने प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं आपको स्यू नहीं करूंगा, मैं सिर्फ श्योरिटी को स्यू करूंगा, क्या उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, यस सर। नॉट टू स्यू टाइम एंड कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब था प्रिंसिपल डेटर के साथ ना मिल गया। ऊपर वाले और इस वाले केस में क्या फर्क है, ऊपर तो भाई वो क्या हो गया, एम्बैरस, मैं तो और पैसे नहीं दे सकता, कहानी खत्म। आपने बोला ठीक है जो दे रहे हो ठीक है, बाकी के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। इसमें उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 50 लाख लेने थे प्रिंसिपल डेटर से। बोला कितने हैं भाई तेरे पास, कह रहा अभी 10 लाख है। कह रहा तू 10 दे, 40 के लिए मैं किसको उड़ाऊंगा जानबूझ के, श्योरिटी को। तो इस केस में श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। समझ आया थोड़ा थोड़ा, यस। अब आइए, surety not discharged when agreement to give time is made with the third person. Got it? आवाज yes or no? आप उससे पैसे लेने गए, बाहर किसी पर्सन ने आपको रोका कि यार इसकी हालत सही नहीं है, अभी दे देगा पैसे 6 महीने में, विश्वास कीजिए। तो आपने थर्ड पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया
कि मैं इसको टाइम दे रहा हूं, इस केस में क्या क्या श्योरिटी रिलीज हो जाएगा? आंसर इज नो सर। क्रेडिटर फॉरबियरेंस टू स्यू, वो अपनी मर्जी से सोया हुआ है, छोड़ यार ले लेंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में अगर उसने 1 साल तक 2 साल तक अपनी मर्जी से प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं किया, क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? नो सर। mere forbearance on the part of creditor to sue PD or enforce any other remedy will not discharge the surety। इसके बाद आया को श्योरिटीज का कंसेप्ट। मैं शॉर्ट में सारा कंसेप्ट को श्योरिटीज का फटाफट से कवर करता हूं। ए ने और बी ने और सी ने, तीनों ने मिलके एक्स से 30 लाख रुपए का लोन ले रखा है। व्हाट इज देयर लायबिलिटी? लायबिलिटी बताइए इनकी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। इनकी लायबिलिटी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। ओके, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होने के कारण एक्स इन तीनों पर इकट्ठे 30 लाख का केस भी कर सकता है। अकेले ए पर 30, अकेले बी पर 30, अकेले सी पर 30, अकेले पर केस कर रहा है तो लायबिलिटी क्या है? सेवरल। तीनों पर इकट्ठा केस कर रहा है तो लायबिलिटी क्या है? जॉइंट। अब एक्स ने सी को रिलीज कर दिया कि भाई जा तू मौज कर, तेरे पेपर हैं सीए के, तू टेंशन मत ले, तेरे ऊपर केस फाइल नहीं होएगा मेरी तरफ से। उसने उठाकर पैसे ना देने के कारण ए और बी को स्यू किया। रिलीज ऑफ सी, does release of C amounts to release of A and B? No sir, ये दोनों रिलीज नहीं किए जाएंगे। इन दोनों को पेमेंट करनी पड़ेगी। कितनी पेमेंट करी इन दोनों ने? 30 लाख रुपए। हिस्सा कितना कितना बनता था दोनों का? 10 और 10। पे कितना कितना किया? 15 और 15। कितना एक्सेस पे किया? 5 लाख और 5 लाख। ये दोनों अपना एक्सेस क्या सी से रिकवर कर सकते हैं? यस सर। Release of one co-surety does not amounts to release of other co-surety plus the co-surety so released by the creditor is not released by the other co-surety towards his liability to contribute। Clear? चलिए ये पॉइंट भी हमारा नन्ना सा खत्म। अगर को-श्योरिटी को रिलीज किया, इट डज नॉट रिलीज द अदर को-श्योरिटी। ऑल्सो जो को-श्योरिटी डिस्चार्ज हुए वो दूसरे को-श्योरिटीज के लिए लायबल रहेगा। गॉट इट? अब आइए 139, ये किस बारे में बात करता है? क्रेडिटर ने कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन कर दिया, मैंने इसको लिंक करवाया था किसके साथ? 134 के साथ। सर एक्ट या ओमिशन यहां पर भी हो रहा है। इस एक्ट या ओमिशन का इफेक्ट क्या है? डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। सर यहां वाले एक्ट का कारण क्या है? इफेक्ट क्या है? इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। क्रेडिटर की किसी हरकत से पीडी रिलीज हुआ, कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है? 134। क्रेडिटर की किसी हरकत से श्योरिटी के किसी राइट का नुकसान हुआ, इस केस में कौन सा सेक्शन लगेगा? 139। देर है, चेक कीजिएगा। इंपेयर का मतलब क्या था? डैमेजिंग। किसको डैमेज कर रहे हैं? श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडीज को। इवेंचुअल मतलब घटना के बाद जो उसको रेमेडीज मिल सकती थी। इसमें सीधा मैं पहले एग्जांपल पे आता हूं। ठीक, आपने किसी पर्सन की ईमानदारी के लिए गारंटी ली, लेकिन आपने बोला कि सर मैं गारंटी तो दे रहा हूं कि आपको हर महीने कम से कम एक बार क्या चेक करना पड़ेगा? कैश। देख लीजिएगा ये ना हो कैश में कहीं क्या आ जाए, गड़बड़ आ जाए। ये काम आपको कैसे करना है? मंथली। 1 साल हो गया आपने कैश चेक ही नहीं किया, आपकी इस हरकत के कारण क्या श्योरिटी को कोई नुकसान हो सकता है? यस। सामने वाले की हिम्मत बढ़ती है कि मेरे ऊपर तो कोई चेक ही नहीं है,
मजे से क्या करता रहूंगा मैं, जब मर्जी चोरी करूं। तो इस गलती से, किसकी गलती से, क्रेडिटर। यहां पे क्रेडिटर का एक्ट है या ओमिशन है, ओमिशन, कि वो चेकिंग करना भूल गया। श्योरिटी को नुकसान हो सकता है, श्योरिटी की पोजीशन जेपरडाइज हो रही है और नुकसान में जा रही है, तो इस कारण से श्योरिटी क्या हो जाएगा, रिलीज, डिस्चार्ज। क्लियर, पीडी रिलीज नहीं हुआ लेकिन श्योरिटी रिलीज हो रहा है। देन शिप की पेमेंट करनी थी इंस्टॉलमेंट में, तुमने पेमेंट कैसे कर दी, प्रीपे। क्या फर्क आता है सर, कल को मैंने बताया था लॉजिक इसका, आपकी प्री पेमेंट करने से और पोस्ट पेमेंट करने से क्या फर्क रहता है। आज मैंने आपसे शिप बनवाया, मैं आपको किश्तों में पेमेंट कर रहा हूं, जितना काम होता है उतनी पेमेंट होती जा रही है। तो होता क्या, जब मैं पेमेंट करने आता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन को चेक करता हूं, मुझे उसमें कोई दिक्कत लगती है तो मैं कहता हूं सर मैं इसमें से पैसे डिडक्ट कर रहा हूं। तुम्हारे ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि भाई काम ठीक से करना है, नहीं तो पैसे कट जाएंगे। अब सारा पेमेंट एडवांस हो चुका है, क्या तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा रहेगा, नो सर। तुम गलत काम करोगे इसके चांसेस कम है, ज्यादा है, ज्यादा है। तो इस केस में किसकी पोजीशन जेपरडाइज हो रही है, श्योरिटी की। अगर प्री पेमेंट कर दी तो श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। नेक्स्ट, क्रेडिटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। सिक्योरिटी इन द सेंस, मान लो प्रिंसिपल डेटर ने अपना फर्नीचर गिरवी रखा, क्रेडिटर ने बेचने को लगा दिया, लेकिन एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस ने एक्ट किया। चुपचाप कोई बंदा आया, कह रहा ये फर्नीचर, कह रहा पड़ा ले जाओ, कह रहा कितने का। अब क्रेडिटर के दिमाग में क्या चल रहा है, मान लो उसने 50,000 रुपए लेने प्रिंसिपल डेटर से, फर्नीचर 40,000 में बिक सकता था। उसने क्या किया, कह रहा बोलो कितने दोगे, कह रहा जी 1,000 रुपए देंगे, कह रहा ले जाओ। उसके दिमाग में क्या था, बाकी 49 किससे रिकवर कर लूंगा, श्योरिटी से। उसकी इस गलती के कारण क्या श्योरिटी का नुकसान हुआ, यस। कितना, अगर दिमाग लगाकर बेचता कितने चलते, 40, अभी कितना मिला, 1,000। ये नुकसान की भरपाई किसके कंधे पर शिफ्ट हो गई, श्योरिटी के। कितने रुपए की, 39,000। इतनी अमाउंट से श्योरिटी भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। क्लियर। अब रीड करते हैं, क्रेडिटर ने कोई काम किया which is inconsistent with the rights of surety, या फिर उसने कोई ओमिशन कर दी जो उसकी ड्यूटी श्योरिटी के द्वारा लगाई गई थी। क्लियर। या तो काम किया, काम से क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट काम किया श्योरिटी के राइट्स के अगेंस्ट, ओमिट किया जो उसकी क्या थी, ड्यूटी। और इन दोनों का इफेक्ट क्या आ रहा है सर, इट इज डैमेजिंग हिज इवेंचुअल रेमेडी, श्योरिटी की। तो सर श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। क्लियर। केस आया स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जगह क्या था, सौराष्ट्र वर्सेस चित्त रंजन रंगनाथ राजा, रंगीन केस था। क्लियर, बोल दीजिए फटाफट से, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वर्सेस चित्तरंजन रंगनाथ राजा। लोन हमने स्टॉक की सिक्योरिटी पर दिया, बैंक वालों की गलती से स्टॉक गुम हो गया। जैसे कि स्टॉक चेक करने गए, ताला लगाना भूल गए, उधर से कोई स्टॉक को ले गया, किसकी गलती के कारण स्टॉक गायब हुआ, बैंक वालों की। क्या श्योरिटी स्टॉक की अमाउंट से रिलीज हो जाएगा, यस। कौन सा केस बन रहे इन तीनों में से बताइए, थर्ड से मिलता जुलता है, सिक्योरिटी पर लोन है और तुमने सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा। अब आइए, राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस और राइट ऑफ सब्रोगेशन। व्हाट वाज सब्रोगेशन, हाँ बहुत बढ़िया, स्टेप इनटू अनदर शूज। श्योरिटी ने दो चीजों की गारंटी ली होती है, आपने 126 में किया क्या, या तो डिफॉल्ट पर वो पेमेंट करेगा या डिफॉल्ट होने पर वो प्रिंसिपल डेटर का प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। सही है। आवाज, क्या ड्यूटी थी उसकी, आइदर ही विल पे द डेट और ही विल परफॉर्म द प्रॉमिस। अगर श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हुई, अराइज कब होएगी, प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट पर। डिफॉल्ट होने पर अगर श्योरिटी ने अपना डेट प्रॉमिस्ड पे कर दिया, अपना प्रॉमिस परफॉर्मेंस दे दिया, काम कर दिया, तो
जो राइट्स श्योरिटी के पास थे सारे राइट्स किसके पास आ जाएंगे, सॉरी जो राइट्स क्रेडिटर के पास थे, पार्डन, जो राइट्स किसके पास थे, क्रेडिटर के पास, वो राइट्स किसके पास आ जाएंगे, श्योरिटी के पास। क्लियर? इस केस में जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर के शूज में स्टेप इन कर जाएगा। अब पढ़िएगा, अगर डेट ड्यू हो चुका है, गारंटीड डेट ड्यू, ड्यू कब होता है, ऑन डिफॉल्ट ऑफ पीडी, प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया, दैट इज प्रिंसिपल डेटर मेक डिफॉल्ट इन परफॉर्मिंग द गारंटीड ड्यूटी, द श्योरिटी अपॉन पेमेंट, या तो वो पेमेंट कर दे या परफॉर्मेंस कर दे, जितने के लिए वो लायबल है, ही विल बी इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट्स जो क्रेडिटर के पास है, किसके अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। समझ आया थोड़ा थोड़ा? चलिए नेक्स्ट। इसके अलावा ये ब्रॉडर सेंस में बात करता है। 141 क्या बात करता था, कहता जब भी कॉन्ट्रैक्ट में, सेम सारी कहानी है, कल को क्रेडिटर के पास जितनी सिक्योरिटीज हैं, ये सिक्योरिटीज कब एग्जिस्ट कर रही थी, इसमें 2 पॉइंट थे। जब गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बना, कुछ सिक्योरिटीज तो क्रेडिटर के पास तब थी। दूसरा केस, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ सिक्योरिटीज क्रेडिटर के पास आई। 2 केस समझ आए? आज आपने क्रेडिटर को गारंटी दी, क्रेडिटर के पास प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट 3 सिक्योरिटीज हैं। कुछ समय के बाद उसने 2 सिक्योरिटीज और मांग ली, अब कितनी हो चुकी हैं, 5। तो लॉ कहता है चाहे श्योरिटी को पता है चाहे उसको नहीं पता, लेकिन कल को अगर श्योरिटी पेमेंट वगैरह करता है, ही इज एंटाइटल्ड टू ऑल द सिक्योरिटीज जो क्रेडिटर के पास हैं, किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाज मेड। तो हाँ जी, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए कितनी सिक्योरिटीज थी हमारे पास, 3 पर प्रिंसिपल डेटर का अधिकार है, लेकिन बाकी 2 पर उसका अधिकार नहीं है। तो इसको रीड करिएगा, श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी, किसके पास है, जो क्रेडिटर के पास, किसके अगेंस्ट, पीडी के अगेंस्ट, कब, कौन सा समय, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप वाज एंटर्ड इनटू, और इसको इजी भाषा में लिखेंगे, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाज मेड, वेदर श्योरिटी नोज और नॉट, चाहे उसको पता है चाहे नहीं। और अगर क्रेडिटर, साथ ही बोला, अगर क्रेडिटर ने पहली 3 सिक्योरिटीज में किसी एक सिक्योरिटी को छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर क्रेडिटर ने किसी एक सिक्योरिटी को छोड़ दिया तो क्या होगा, श्योरिटी रिलीज। अगर, हाँ बिल्कुल उतनी अमाउंट से, अगर लेकिन क्रेडिटर ने बाद वाली 2 सिक्योरिटीज को छोड़ा, फिर श्योरिटी रिलीज नहीं होएगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, सिक्योरिटी आपने 139 में भी पढ़ी, इसमें छोड़ नहीं रहा था, अपनी गलती से बेच रहा था गलत वैल्यू पर, इसकी नेग्लिजेंस के कारण श्योरिटी का नुकसान हुआ। यहां पर क्या है एग्जाम्पल, ही पार्ट्स विद, ही लूजेस और पार्ट्स विद द सिक्योरिटी, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। क्लियर? अब आगे करते हैं। क्रेडिटर के पास मोर्टगेज थी जी, किसकी मोर्टगेज थी, फर्नीचर की, उसने उसको कैंसिल कर दिया, मतलब तुम्हारे पास फर्नीचर पड़ा था, तुमने मुंह उठा के वापस किसको दे दिया, प्रिंसिपल डेटर को, क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, यस, कहां तक, अप टू वैल्यू ऑफ फर्नीचर। देन क्रेडिटर को के पास डिक्री थी गारंटी के अलावा, उसने डिक्री के अंडर गुड्स एक्वायर कर ली, लेकिन बाद में अपनी एग्जीक्यूशन को, एग्जीक्यूशन मतलब जो उसने गुड्स अपने पोजीशन में ली थी, उसने उस पोजीशन को विड्रॉ कर दिया, छोड़ दिया, हाँ जी, श्योरिटी इज डिस्चार्ज। क्लियर? देन क्रेडिटर लूजेस अ सिक्योरिटी
मोर्टगेज्ड आफ्टरवर्ड्स। हाँ जी, बाद में कोई सिक्योरिटी मिली थी, क्रेडिटर ने वो वापस कर दी, क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? नो सर, आफ्टरवर्ड पे उसका कोई अधिकार ही नहीं है। अब नन्हे मुन्ने राइट टू सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या कहता था? मान लीजिए क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को 50 लाख का लोन दिया, उधर से प्रिंसिपल डेटर ने भी 10 लाख रुपए क्रेडिटर से लेने हैं। कल को क्रेडिटर ने डायरेक्टली किसको फोन कर डाला? श्योरिटी को। तो वो क्या जो उन दोनों के बीच का डेट है उसको सेट ऑफ करके नेट पेमेंट कर सकता है? यस सर। तो श्योरिटी कितनी पेमेंट करेगा? 40 लाख रुपए। दूसरा, राइट टू शेयर रिडक्शन। लॉ आया कि भाई साहब किसानों को लोन दिया था, लॉ आया भाई 50 लाख का लोन है, 50% माफ कर दो, कितना रह गया? 25 लाख। कितनी रिडक्शन हो गई है? 25। श्योरिटी भी कितने के लिए लायबल है? 25। कल को ये बोल सकते हो कि लॉ ने जो रिड्यूस कर दिया मुंह उठा के श्योरिटी से मांग लो? नो सर, श्योरिटी इज राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनेट रिडक्शन। इसमें जो बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी की गई है? इंसॉल्वेंसी की। क्लियर? अगर इंसॉल्वेंट हुआ, तुमने उससे कुछ क्लेम कर लिया, बचा हुआ क्लेम कर सकते हो श्योरिटी से। यस, तो जितना पैसा पीडी दे देगा उतनी अमाउंट से रिडक्शन हो जाएगी। क्लियर टू ऑल? थैंक यू। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड। उसके बाद साथ ही 143 आ जाएगा, वो कंसीलमेंट के बारे में बात करते हैं। तो प्रैक्टिकली दीज बोथ आर रिलेटेड टू मिस रिप्रेजेंटेशन, और कंसीलमेंट किसमें आता था हमारा? फ्रॉड में। लेकिन जो आपने सीए फाउंडेशन में इन दोनों के बारे में पढ़ा है उस हिसाब से लिंक मत कीजिएगा। लिंक किस हिसाब से करेंगे? जो यहां पर मैटर गिवन है। तो जब गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, किसने किसको मिस रिप्रेजेंटेशन दी होगी? सबसे पहली बात तो ये है, सेक्शन बड़े आसान है, 143 बातें भी ऐसी करता है फ्रॉड की। 142 से पहले क्या हुई है? कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ गलत प्रेजेंट हुआ जिसके कारण तुम्हारे साथ क्या हो गया? फ्रॉड। क्लियर? तो 142 में जो मिस रिप्रेजेंटेशन है कौन किससे कर रहा है? पहले तो ये बताओ, बिना देखे। क्रेडिटर कर रहा है किससे? श्योरिटी से। अगर क्रेडिटर ने कुछ गलत बातें बताई श्योरिटी को, उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण ऑब्वियसली श्योरिटी को कुछ नुकसान होगा, जिसके कारण ये गारंटी क्या है? वैलिड है, इनवैलिड? इन वर्ड जो यूज किया गया ना, इनवैलिड है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वॉइड है कुछ है, इसका एमसीक्यू भी देखा गया कहीं था, बहुत बढ़िया। तो एमसीक्यू के लिए मार्क कर लेंगे हम इसको। वर्ड कौन सा? इनवैलिड। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोला क्या? देखिए, पहली लाइन तो बिल्कुल ही आसान है। गारंटी कैसे दी गई? मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। मिस रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? या तो क्रेडिटर कर रहा है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कौन कौन करता होता है, और विद हिज नॉलेज एंड असेंट। नॉलेज एंड असेंट का मतलब क्रेडिटर को पता था, उसने अपनी मर्जी से करवाई। स्ट्रेंजर अगर मिस रिप्रेजेंटेशन करता है उससे कॉन्ट्रैक्ट पे कभी कोई इफेक्ट नहीं आता। ये हम फ्रॉड में भी पढ़ चुके हैं। कैसे सर? मैंने आपको झूठ बोला किसी गुड्स को लेकर, किसी गुड्स के फैक्ट के बारे में कि हाँ जी ये तो लाइफ लॉन्ग चलेंगी, ये तो यूएस से आई हुई हैं गुड्स, बहुत बढ़िया है, ऐसा वैसा। मैंने कोई झूठ बोला, गुड्स थी चाइना की, मैंने किसकी बता दी? यूएस की। मैंने फ्रॉड किया, कल को वो गुड्स यूएस की जगह चाइना से थी और अगले दिन खराब हो गई। क्या आप गुड्स को वापस कर सकते हैं? यस, वो फ्रॉड है। लेकिन मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बताया कि पुनीत सर के पास ना कुछ गुड्स पड़ी हैं और वो गुड्स ना वो यूएस से लेकर आए हैं, आप मेरे पास आए, आपने सर ये गुड्स बेचनी है, मैंने कहा ले लो, मैंने आपको गुड्स बेच दी। तो वो क्या कहलाया? क्या मैंने फ्रॉड किया? नो, दैट इज अ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बाय अ स्ट्रेंजर जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है? वैलिड। तो इसीलिए ना वो वर्ड लिखता है, जो मिस रिप्रेजेंटेशन की वो किसने की? या तो क्रेडिटर ने की या उसकी नॉलेज या असेंट से हुई। फिर इसमें एक और बात आती है, जो मिस रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूं दैट इज अबाउट अ मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब जिसका ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट आएगा। आप मुझसे गुड्स खरीद रहे थे, आपने मुझसे पूछा सर आप कल कहां थे? मैंने आपको बताया मैं तो कल घर पे सो रहा था।
आपके पास 2 दिन बाद इमेजेस आई, मैं कहीं पार्टी कर रहा था, आपने बोला सर आपने हमसे झूठ बोला है, तो सर क्या उस झूठ का आपके कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना है? नो सर, इस केस में गारंटी विल बी वैलिड। अब बता दीजिए इसको एक ही लाइन में, गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, कौन मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है? मेड बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड असेंट, और किस चीज की होनी चाहिए? मटेरियल फैक्ट इज क्या है वो? इनवैलिड। बहुत बढ़िया। इसी तरह कंसीलमेंट, कौन छुपा रहा है? फिर से सेम कहानी, कौन छुपा रहा है? क्रेडिटर। गारंटी जो क्रेडिटर ने ऑब्टेन की है बाय कीपिंग साइलेंस। कंसीलमेंट का मतलब क्या रहा यहां पर? कीपिंग साइलेंस। कहानी वही, एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस, अगेन वही, इनवैलिड। तो ये दोनों सेक्शन बहुत आसान, बिना देखे बोल दीजिए। एनी गारंटी ऑब्टेन बाय द क्रेडिटर बाय कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड। इसमें जो केस स्टडीज थी वो क्या थी? क्लर्क ने पैसे कलेक्ट किए लेकिन उसकी अकाउंटिंग में कुछ गलतियां थी, जैसे कि कलेक्ट किए 10 लाख, सिर्फ 9 लाख का हिसाब देख पाया, 1 लाख रुपया गायब है। द क्लर्क कलेक्टिंग मनी, जो पैसे कलेक्ट करता था, फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसीट, कुछ रिसीट्स का हिसाब नहीं दे पाया। उसके बाद गारंटी ली गई श्योरिटी से, उसको ये बात बिना बताए, कौन सी वाली? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। क्या रखा गया? मिस साइलेंस एज टू मटेरियल। अब देखो एक बात समझिए, एक तो आप किसी की गारंटी देने जा रहे हैं, दूसरा आप एक ऐसे बंदे की गारंटी देने जा रहे हैं जो पहले फ्रॉड कर चुका है। दोनों में फर्क है? यस। तो अगर आपने ये बात छुपाई, उसकी गारंटी क्या है? इनवैलिड। फर्क है दोनों केसेस में? यस और नो? यस सर। देन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आयरन को सप्लाई करेंगे, लेकिन प्राइवेटली और एग्री कर लिया 5 रुपए पर टन बियॉन्ड मार्केट प्राइस भी दिया जाएगा। मैंने आज आपके साथ आयरन का कॉन्ट्रैक्ट किया, 100 रुपए का प्राइस तय किया, मैं कह रहा हूं जितना आयरन आएगा ना 100 रुपए पर केजी, उसके अलावा 5 रुपए पर केजी या पर टन जो भी रेट था, आप एक्स्ट्रा पे करते रहिए। उस पैसे से ना मैं एक पुराना डेट क्लियर कर लूंगा। अब एक बात सुनना ध्यान से, छोटे से वर्ड का फर्क है, नहीं तो ये वेरियांस में चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बनाने के बाद ये चेंज किया, क्या कहलाएगा? वेरियांस। कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए ही ऑलरेडी सब कुछ तय था और ये बात छुपाई गई, क्या कहलाएगा? ये कंसीलमेंट। क्लियर? तो यहां पे कौन सा वर्ड नहीं है एग्जाम्पल में? आफ्टरवर्ड्स। अगर आफ्टरवर्ड्स होता देन वेरियांस, तो ये क्या कहलाता? वेरियांस। नेक्स्ट आइए, ये हम कर चुके हैं, बता दिया है हाँ या ना? आवाज। अगर किसी बंदे ने गारंटी दी है किसी कॉन्ट्रैक्ट में कि क्रेडिटर तब तक एक्ट नहीं करेगा जब तक हम सारे को श्योरिटीज इकट्ठे नहीं हो जाते, तो उस केस में अगर को श्योरिटी इकट्ठे नहीं हो रहे, क्रेडिटर एक्ट नहीं कर पाएगा, वो गारंटी भी क्या हो जाएगी? नॉट वैलिड और इनवैलिड। इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई कौन किसको कर रहा है? 3 कॉन्ट्रैक्ट थे, पहला मेन कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ या ना? शाबाश। किसके बीच? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच मेन कॉन्ट्रैक्ट था। फिर श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर इन दोनों के बीच इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट था। तो कौन किसको इंडेमनीफाई करेगा? प्रिंसिपल डेटर किसको इंडेमनीफाई करेगा? श्योरिटी को। किस चीज के लिए इंडेमनीफाई करेगा? जितना भी इसका नुकसान हुआ इसके डिफॉल्ट के कारण, प्लस ऑल द सम्स विच यू हैड पेड राइटफुली नॉट रॉन्गफुली। मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस का कंसेप्ट जो आपने सेक्शन 125 में किया था, सेम कंसेप्ट को बेस लेकर इसको भी बनाया गया सेक्शन 145 को। क्या था सर कंसेप्ट? मैंने पैसे भरे डिफॉल्ट के कारण क्रेडिटर को, क्या मैं पैसे रिकवर कर सकता हूं? यस। मैंने फालतू पैसे भर दिए, ड्यू थी अमाउंट 8 लाख, मैंने 10 भर दिए बिना जांच किए, क्या मैं एक्स्ट्रा 2 लाख रिकवर कर सकता हूं? नो, दैट दिस एक्स्ट्रा 2 लाख लॉस इज ड्यू टू माय नेग्लिजेंस एंड दैट लॉस इज इररिकवरेबल। नेक्स्ट आइए, मैंने क्रेडिटर पे केस फाइल कर दिया जबकि कोई जरूरत नहीं थी। कौन सा समय ये? राइटफुली रॉन्गफुली?
रॉन्गफुली, इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। अगला केस, क्रेडिटर को स्यू किया गया और उसकी जरूरत भी थी, क्या पैसा उस सूट का प्रिंसिपल डेटर से रिकवर किया जा सकता है? यस सर। अब आते हैं, हर गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा प्रॉमिस है? ये वाला इंप्लाइड। क्या? पीडी विल इंडेमनीफाई द श्योरिटी, और श्योरिटी सारा पैसा क्लेम कर सकता है। कौन से वाला? राइटफुली बट नॉट रॉन्गफुली। श्योरिटी डिफेंड करता है, कौन से ग्राउंड है बेटा? रीजनेबल। लेकिन केस हार गया, बताइए रिकवर कर पाएगा कि नहीं? यस सर। डेट भी, कॉस्ट ऑफ सूट भी। उसके बाद डिफेंड करता है सूट को, नॉट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड। कौन सा केस आ गया? ये वाला आ गया बच्चे, राइटफुली। ये कौन सा आ गया? रॉन्गफुली। श्योरिटी कैन रिकवर डेट, डेट तो रिकवर कर पाएगा, कॉस्ट ऑफ सूट रिकवर नहीं कर पाएगा। थर्ड एग्जांपल रीड कीजिए फटाफट से। सेम कहानी, एक्चुअल पेमेंट ड्यू थी 2 लाख से कम, 2 लाख से कम का मटेरियल सप्लाई किया। किसने? क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को। लेकिन जानबूझकर, क्योंकि श्योरिटी ने गारंटी कितने की दे रखी थी? 2 लाख की। उससे कितने डिमांड कर लिए? 2 लाख। श्योरिटी ने बिना जांच किए पैसे दे दिए। क्या सारे पैसे प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर पाएगा? नो सर। कितने रिकवर कर पाएगा? जितने एक्चुअल अमाउंट है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, co-surety is liable to contribute equally and if bound in different sums. ये भी हम कर चुके हैं, liable to contribute equally। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल करवाई थी। सर ए ने, S1 ने, S2 ने, S3 ने गारंटी दे रखी है S4 के लिए कैंटीन में। ठीक है बेटा, चाहे इनको इस गारंटी के बारे में पता है, चाहे इनको इस आपस की गारंटी के बारे में पता नहीं है, चाहे ये तीनों गारंटी एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दी गई, चाहे ये तीनों गारंटी एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में दी गई, कल को अगर डिफॉल्ट हुआ, ये कितनी अमाउंट के लिए लायबल है? जितना भी डिफॉल्ट होगा, सब्जेक्ट टू देयर मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। मान ली मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, इसने अगर 1 लाख की गारंटी दी है तो इसकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए। इसने 1 लाख की दी है, इसने 1 लाख, सभी की कंट्रीब्यूशन कैसी रहेगी? इक्वल। सर इसने 2 लाख की दी है, इसने 3 लाख की दी है, तब भी कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी? इक्वल। ये हमें 147 बताता है। बाउंड इन डिफरेंट सम्स, अगर सम अलग अलग है तो भी कंट्रीब्यूशन इक्वली करनी पड़ेगी। मान लो 90,000 का डिफॉल्ट आया, कैसे भरेंगे? ये 30, 30 और 30। सर 3 लाख का डिफॉल्ट आया, कैसे भरेंगे? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। सर 4 लाख का डिफॉल्ट आया, 1.33, 1.33, 1.33 बनता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है? 1, तो ये कितने भरेगा? 1। कितना बचा? 3। अब दोनों के हिस्से कितना आएगा? 1.5 लाख और 1.5 लाख। सर 10 लाख का लॉस आ गया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बस खत्म। क्लियर? आइए, दोनों सेक्शन कवर्ड। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग को श्योरिटी बने, मिलकर श्योरिटी दी एक ही डेट या ड्यूटी के लिए, चाहे इकट्ठे ड्यूटी दी, चाहे गारंटी दी, चाहे अलग अलग गारंटी दी, चाहे सेम कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे उनको इस बारे में पता है, चाहे पता नहीं है। को श्योरिटीज अगर इसके लिए कोई खास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो कैसे लायबल है? बिटवीन देमसेल्फ टू पे ईच एन इक्वल शेयर ऑफ द होल डेट। होल डेट मतलब अगर सारे डिफॉल्ट हो चुके हैं, और द पार्ट विच रिमेन्स अनपेड, हेंस इक्वलिटी ऑफ बर्डन इज द बेसिस ऑफ को श्योरिटीशिप। इसमें दिक्कत कब आती है? व्हेन दे आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स, तब भी वो कैसे पे करेंगे? इक्वली पे करेंगे, लेकिन उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी लिमिट हो जाएगी अप टू देयर मैक्सिमम सम एज फार द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस परमिट।
जितना तुम्हारी ऑब्लिगेशन तुम्हें अलाउ करती है उतने के लिए तुम लायबल हो जाओगे। हेंस को-श्योरिटी इज बाउंड इन डिफरेंट सम्स शैल कंट्रीब्यूट इक्वली सब्जेक्ट टू देयर मैक्सिमम लायबिलिटी। थैंक यू बोलिएगा किसको? टॉपिक कौन सा खत्म हुआ मेरे लाल? गारंटी एंड इंडेमनिटी।